अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हरीफ़ जहाँ आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है फराह बुखारी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नाम लिख लूँ उसका? तारा ने अपनी तारों सी चमकती आंखें मीच कर शरारत से पूछा। उंगलियों में दबी कौन मेहंदी उसने थोड़ी सी पीछे खींच ली। डिज़ाइन बस पूरा होने ही वाला था। क्या फ़र्क पड़ता है? उसने बेसाख्ता एक दबी दबी सी आह भरी। तारा ने तासुब से लब भींचे। सॉरी, मुझे याद नहीं था कि वो। अच्छा, जल्दी से पूरा करो, मेरी तो कमर अकड़ गई। बैठे बैठे उसने बात भी पूरी नहीं होने दी। सोचकर ही दिल बुरा होने लगता। तभी बात बदल दी। लेकिन कमरे में दाखिल होती मरियम ने सुन भी लिया। और नूर मीना का चेहरा तो खैर दूर से गवाह था कि उसके अंदर कैसी जंग छिड़ी है। तारा मेहंदी मुकम्मल कर चुकी थी। वो बिखरा हुआ सामान उठाए बाहर निकल गई और मरियम ने उसके नज़दीक जगह बनाई। क्या हुआ? इतना क्यों मुंह उतरा हुआ है? वो उसकी आंखों में देख रही थी। नूर मीना ने सर नफी में हिलाया और बिला वजह दूसरी जानिब देखने लगी। आंखें तो बार बार बेवजह ही भर आती थीं। मरियम ने भी उसकी भीगी पलकें देख ली थीं। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर मरियम ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये जो नसीब होता है ना मीने, इसकी कोई शर्तें नहीं होती, ना कोई असूल, ना बीत चुके तजुर्बात। ये अगर अच्छा है तो कोई बुरी से बुरी सिचुएशन उस पर असर अंदाज नहीं हो सकती, और अगर बुरा है तो अच्छे से अच्छा माहौल भी उसकी राह में साजगार नहीं बना सकता। लेकिन वो अनपढ़ है और मैं गांव जा रही हूँ, शहर से गांव। वो कांपते लहजे पे काबू न पा सकी तो खुलकर रोने लगी। और अब जरा उसकी जगह जाकर सोचो। मरियम ने किस कदर गुस्से से नूर मीना की तरफ देखकर जताया तो उसकी बेसाख्ता एक आह निकल गई। पीले दुपट्टे से पलकें पोंछकर वो लाजवाब सी बैठी थी। मानती हूँ, जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, पर ये भी तो नसीब के खेल हैं। तो जब ये हाल है मेरे नसीब का, फिर आगे के लिए क्यों पुरउम्मीद हूँ? नूर मीना के अबरू तन गए। ऐसे हालात में जिस शख्स ने हाथ थामने की हिम्मत की, उससे नाउमीदी की वजह? मरियम भी बहस पर उतर आई। शमीम खाला कह रही थी, ऐसे चिट्टे अनपढ़ को कौन देता पढ़ी लिखी लड़की। उसने वजह भी खूब जताकर बयान की। हाँ, और वहाँ भी कुछ ऐसे ताने सुन रहा होगा। मरियम ने जोश से जवाब देते खुद को आधी बात में ही रोक लिया। वो नूर मीना का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी मेरी शादी करने की? वो चिढ़कर चिल्ला ही उठी। जब सारी उम्र माँ का ताना सुनना है। शादी एक दिन करनी नहीं है नूर मीना। माँ के किए की ये सज़ा भी तो ठीक नहीं कि हमेशा के लिए कंवारी बैठ जाओ। अपनी दादी का सोचो। और दादी ने मेरा क्या सोचा? वो तंजिया मरियम को देखने लगी। यही कि जिस तरह उसकी माँ किसी के साथ भाग गई, ये भी कहीं भाग ना जाए। तो चलो, जो सामने दिखाई दे, शादी करके दफा करो इस बला को। क्यों इतना गलत सोच रही हो यारा? सब कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। मरियम ने तसल्ली देने के अंदाज में हाथ उसके कंधे पे रखा। देखना नूर मीना, मुजम्मिल तुम्हारी माँ का नाम भी नहीं लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस रात को तुम इतना भारी समझ रही हो, उसकी अगली सुबह बहुत हसीन, बड़ी खुशगवार होगी। मुजम्मिल ने अगर कुशादा दिली से तुम्हें कबूल किया है तो वो इस मौजू को छेड़ेगा भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है। नूर मीना की आंखों में ताज्जुब था। हाँ, क्यों नहीं? वो भला अपनी दुल्हन का इस्तकबाल ऐसी तलखी भरी बातों से क्यों करेगा? मैं तो जुमले तरतीब दे देकर थक चुकी कि ये पूछा तो यूं कहना है और वो पूछा तो दूं यूं। कोई ज़रूरत नहीं इतनी गहराई में जाने की। और वैसे भी जो तुम्हारी माँ ने किया, उसकी तरफदारी बनती भी नहीं है। तरफदारी की बात नहीं है, बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो उसने किया सबके सामने है। मज़ीद क्या पूछना रह गया?
तुम बस अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगो और बेकार की सोचों से खुद को निकालो। मरियम ने उसका कंधा थपक कर बात समेट ली। माशाल्लाह बहुत प्यारी है दुल्हन हमारी। वो एक शौक सी सजी संवरी लड़की थी जिसने घूंघट उठाकर हंसते हुए तबसरा किया था। नूर मीना ने पलकें उठाकर उसे बगौर देखा। जेवरात और मेकअप से शादीशुदा लग रही थी, लेकिन काफ़ी कम उम्र थी और रिश्ते में उसकी कौन थी वो बिल्कुल नहीं जानती थी। जब उसने अपने होने वाले शौहर को नहीं देखा था, ये ससुराली रिश्तेदार तो बिल्कुल अजनबी थे। कुछ चाहिए भाभी? चाय, शरबत या कुछ खाना हो तो? नहीं शुक्रिया, उसने फौरन सर नामे हिलाया। तुम यहाँ खड़ी हो शर्मीन, चलो मेहमानों के सोने वगैरह का बंदोबस्त देखो। मुजम्मिल आ रहा है, दीपा भाभी ने अंदर झांक कर इस लड़की को बुलाया। और नूर मीना यहाँ सिर्फ इन्हीं एक खातून से वाकिफ थी। दादी के साथ रिश्ते की बात करने यही दीपा उनके यहाँ आती रही थी। सुना था उसकी जिठानी है, मुजम्मिल के बड़े भाई नसीर की बीवी। सामने खड़ी शर्मीन को साथ लिए नूर मीना को एक शरारती मुस्कुराहट से नवाजती बाहर निकल गई। कमरा इन दोनों के निकलने पर खाली हुआ तो उसका दिल सिरक कर जैसे नीचे जा पड़ा। दीपा भाभी ने कहा था मुजम्मिल आ रहा है। उसने अपना घूंघट दोबारा नीचे किया, जो कि वो शर्मीन ऊपर उठा गई थी। दरवाजे पर आहट हुई, एक हिवला सा अंदर दाखिल हुआ। दिल की आवाज़ बुलंद हो चुकी थी। उसने मजीद नीचे देखने की कोशिश की और तभी दरवाज़ा बंद करके कुंडी अंदर से बंद की गई तो उसने झुका सर घबराकर घूंघट के अंदर से ही ऊपर उठाकर देखा। सुर्ख घूंघट के अंदर से जिस आदमी की पीठ दिखाई दी वो काफ़ी चौड़ी थी। उसने घबराकर नज़र झुका ली। कमरे में कुछ देर के लिए सुकून सा दर आया था। मुजम्मिल कमरे में मौजूद था, लेकिन बड़ी खामोशी से यहाँ वहाँ जाते न जाने क्या कर रहा था। हल्की खटपट के बाद अब वो बेड के नज़दीक आ चुका था। कुछ देर खड़ा सोचता ही रहा और फिर सामने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। नूर मीना के कानों में पहली आवाज़ सुनाई दी। लहजा बहुत आम सा था, आवाज़ भी ज़्यादा भारी मर्दाना नहीं थी। तासुर कुछ अच्छा नहीं पड़ सका। वो सलाम का जवाब भी नहीं दे पाई। मुजम्मिल ने खामोशी को जवाब समझा, कुछ देर चुप रहा और फिर गला खंकारा। खाना वगैरह तो पूछा था किसी ने? तुम भूखी तो नहीं? सफ़र भी काफ़ी लंबा है शहर से यहाँ तक। वो पूछते पूछते अपने आप से बात करने लगा, लेकिन नूर मीना चुप ही बैठी रही। मुजम्मिल ने अपनी किसी बात का जवाब ना पाते थोड़ी सोच विचार की। वो तुम्हारी माँ के बारे में जो कुछ सुना, अगर तुम चाहो तो हम खुलकर उस पर बात कर सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी औरतों। बात मुजम्मिल के मुंह में ही रह गई और नूर मीना उठ खड़ी हुई। मुजम्मिल ने चौंक कर ऊपर देखा। वो भागकर दूर रखी कुर्सियों की तरफ चली गई। अब वो गहरे गहरे सांस लेते अपना वजूद संभालने में लगी थी। उसे अजीब सी घुटन हो रही थी। कितनी देर से खुद को समझाने में लगी थी कि उसे अब इस माहौल को अपनाना है, अपना जहन यहाँ रहने के लिए तैयार करना है। लेकिन मुजम्मिल के कमरे में आमद के बाद से ही हालत बड़ी अजीब सी होने लगी थी। नागवार सोचों को शायद वो पीछे धकेलने में कामयाब भी हो जाती, पर मुजम्मिल के ये चंद जुमले, मरियम ने कहा था वो उससे उसकी माँ के मुतल्लिक बात ही नहीं करेगा। इस भारी रात के सुबह बहुत हसीन, उसे सोचकर हंसी आने ही लगी थी कि आंसुओं के गोले ने सारे बंद तोड़ दिए। उसका वजूद लरजने लगा था। वो इन बेअख्तियारी लम्हों में समझने के काबिल भी ना थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस वो हिल हिल कर रो रही थी और फिर उसकी आवाज़ ऊंची होती गई। मुजम्मिल भागकर नज़दीक आया। तब तक वो कुर्सी पर बैठकर इतनी शिद्दत से रोने लगी थी कि मुजम्मिल को मजबूरन अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रखना पड़ गया। क्या कर रही हो पागल? वो धीमी आवाज़ में चिल्लाया। बाहर सब औरतें बैठी हैं, आवाज़ बाहर जाएगी, चुप रहो, बिल्कुल चुप। उसने नूर मीना का मुंह कुछ और दबाया, जिससे उसकी सुर्ख लिपस्टिक धाने के आसपास निहायत भद्दे अंदाज में फैल गई। मुजम्मिल ने चुप हो जाने पर अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और तभी अपनी दुल्हन का वो पहला रूप देखा। नूर मीना की आंखों का काजल, मस्कारा और लाइनर बेतहाशा रोने की वजह से निहायत भोंडे अंदाज में फैल चुका था। ऊपर से जोकरों की तरह फैली हुई लिपस्टिक
वो डर कर दूर हुआ तो वापस पलट कर उसे नहीं देखा। दरमियानी दरवाजे से गुजर कर दूसरे कमरे में आया। सामने लोहे की नई अलमारी रखी थी। उसने खोलकर अपने लिए एक कपड़ों का जोड़ा निकाला और सख्त बुरे मूड के साथ इस कमरे में मौजूद वॉशरूम में चला गया। वो कपड़े तब्दील करके वापस कमरे में आया तो दूसरे कमरे में जहेज का काफी सारा सामान रखा हुआ था। एक दीवार के साथ नई लोहे की चारपाई भी रखी थी, जो दीपा भाभी ने ही शादी के तोहफे के तौर पर दी थी। रंगीन चारपाइयों की जोड़ी, जिसमें से एक इस वक्त बाहर मेहमानों के इस्तेमाल में थी, दूसरी सामने बिछी थी। मुजम्मिल ने इस एक के मुयस्सर आने पर शुक्र अदा किया। रोती चिल्लाती बीवी के पास वापस जाकर तसल्ली देने का बिल्कुल इरादा नहीं हुआ, जिसके चेहरे पर छुपा था कि इस शादी से वो कितनी नाखुश है। वैसे भी अब दूसरे कमरे में खामोशी छा चुकी थी। उसकी पढ़ी लिखी शहरी और भयानक दुल्हन, ये नया खिताब अभी कुछ देर पहले की इजाद था, अब खामोश हो चुकी थी। वो भी लाइट बंद करके चारपाई पे लेट गया। साथ वाले कमरे की लाइट ऑफ होने की काफी देर बाद तक भी इस कमरे में वो वापस ना आया तो नूर मीना ने अपने भारी जेवरात से निजात हासिल करके अंधेरे में ही दूसरे कमरे की अलमारी से अपना एक ड्रेस अंदाजे से निकाला। नीम तारीकी में उसे मुजम्मिल एक चारपाई पर सोया नजर आया तो मजीद तसल्ली हो गई। वापस आकर दरमियानी दरवाज़ा बंद किया, कपड़े तब्दील करके आराम से सो गई। सुबह उसने दरमियानी दरवाज़ा खोलकर झांका तो मुजम्मिल वॉशरूम में था। वो उससे ही पहले बाहर निकल आई। बिस्मिल्लाह, दुल्हन आई है। दीपा भाभी ने ही सुबह सवेरे हंसकर वेलकम किया। आ जाओ आ जाओ। वो उसे साथ लिए अपने कमरे में आ गई। इसके घर वाले कुछ देर बाद नाश्ता ले आए। कोयटा शहर से पश्चिम तक 1 घंटे का सफर था। पता नहीं वो बेचारे कब निकले थे। साथ कामरान भाई भी थे। कामरान भाई उसके खालाजाद थे। समीना भाभी इन्हीं की बीवी थी। दादी ने जोहरा को उनके साथ नाश्ता देकर भेजा था। सब खैरियत है ना? समीना भाभी ने चुपके से जान लेना चाहा। नूर मीना ने आंखों का पानी बड़ी मुश्किल से पिया और मामूल से जरा ज्यादा जोर लगाकर मुस्कुराई। अब जो होना था उसके साथ वो तो हो चुका था। आंखों के आगे दादी की मजबूरियां घूम गईं। रिश्ता आने पर वो कितना खुश हुई थी। फिर शादी की तैयारियां और आखिरी दिन जब तक वो रुखसत नहीं हो गई, उनके चेहरे पर छपी परेशानी। एक शादी पूरा एक प्रोजेक्ट होता है कि जिसकी तकमील पा जाना कई एक के लिए सुख का सांस साबित होता है। वो भला अपनी छोटी बहन और बूढ़ी दादी को कैसे किसी नई परेशानी में डाल सकती थी। अब हर शादी परवीन सुल्ताना जैसी तो नहीं होती कि जो दुनिया को दिखाई तो ना दे, पर उसके चर्चे मुद्दतों ज़बान पर तरोताज़ा रहे। वो भी अपनी बात बेबात मुस्कुरा रही थी। रात वाली लड़की जिसे दीपा भाभी ने शर्मीन कहकर बुलाया था, वो भी इन्हीं बातों के दौरान आ पहुंची और नूरमीना को तभी पता चला कि वो भी उसकी जिठानी थी। उसे अब तक के वक्त में वाकई अपने ससुराली अफराद खाना के मुतालिक कुछ खबर न थी। अब मालूम था कि मुजम्मिल 3 भाई थे। सबसे बड़े नसीर भाई, जिनकी बीवी दीबा थी। दूसरे मुतीन भाई, जिनकी बीवी शर्मीन थी, और मुजम्मिल सबसे छोटा था। इन सब के अलावा बाबा जान थे, यानी इन 3 भाइयों के वालिद। घर पर भी नूर मीना ने अब ध्यान दिया। बड़े से कच्चे पथरीले सहन के एक कोने में दीपा भाभी के 2 कमरे थे और दूसरे कोने में अभी नई बने मुजम्मिल के 2 कमरे। बाबा जान का अपना पूरा घर था जिसमें बाबा जान रहते हैं। ये पिछली 1.5 कनाल की जगह तो बाद में खरीद कर बेटों में बांटी गई। बाबा जान अपनी पुरानी तर्ज के घर की तोड़ फोड़ के हरगिज हामी ना थे। यहाँ एक बड़ा कमरा, एक बड़ा हॉल नुमा बरामदा और बाग जैसा सहन आज भी अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद बहुत खूबसूरत थे। दाएं हाथ सफेद चूने की दूर तक जाती पक्की दीवार थी जिसमें एक छोटा दरवाजा था। उसके पार दूसरे भाई मतीन का घर था, यानी नसीर और मुजम्मिल तो एक साथ रहते थे, पर मतीन का घर अलग था। और अब ऐसा क्यों था, ये बात उसे इस वक्त समझ नहीं आई। दीपा भाभी ने उसके घर वालों को दोपहर के खाने तक रोक लिया। घर में कुछ और खवातीन, मेहमान और बच्चे भी मौजूद थे। शाम होते घर में सिर्फ उसकी जिठानियां रह गईं। दीपा भाभी की 2 बच्चियां थीं और शर्मीन का 2 साल का बेटा था। मुजम्मिल ने दिन भर के दौरान 3 मरतबा घर का चक्कर लगाया। दीपा ने तो खैर उसके पहले चक्कर में ही जांच लिया था कि दूल्हा दुल्हन के माबैन क्या चल रहा है। वो मुस्कुराहट दबाते किचन में चाय बनाने चली गई थी। उनकी अम्मा कह रही थी, 4 पाइयां भी कोई देने की चीज है, तोहफा ऐसा दो जिसका कोई रोब तो हो। लेकिन दीपा अपनी माँ को समझाने के मूड में ना थी। इन्हें रोब नहीं, फासला डालना था इन दोनों के दरमियान। इंतकाम का निशाना अगरचे बाबा जान थे। वो बाबा जान जो बिना किसी से मशवरा किए मुजम्मिल का शहर जाकर रिश्ता तय कराए थे। सबने एतराज़ किया कि लड़की भी कैसी उठा लाए, शहर भर में जिसकी माँ के कारनामों की धूम मची है। पर दीपा उसकी वजह खूब जानती थी। बाबा जान की नफरत का अगर ये आलम था कि मुजम्मिल के लिए वो उसके घर की लड़की लाने पर एक घर से भागी हुई औरत की बेटी को तरजीह दे रहे थे,
تو دیبا بھی بدلے کی اس آگ کو ہوا دینے میں خوب ماہر تھی۔ مزمل نے جب اپنی شادی کے لیے 2 کمرے بنوانے کا ارادہ کیا تب اس کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ دیبا نے بڑھ چڑھ کر گائیں بیچیں اور رقم مزمل کے حوالے کی تو بابا جان تبھی سمجھ گئے کہ دیبا اپنی چھوٹی بہن بشرا کو بیاہ کر لانے کا پلان بنا رہی ہوگی، اور ان کے خاندان سے تو سسر صاحب کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ تبھی شہر جا کر بی بی صفورہ کی پوتی سے رشتہ جوڑائے۔ صفورہ بی بی کے شوہر یعنی نور مینا کے دادا سے حاجی احمد علی کا استاد شاگرد کا بڑا احترام کا رشتہ تھا۔ نور مینا کے دادا کا تعلق اسی گاؤں سے تھا اور انہوں نے احمد علی کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ استاد صاحب کے مرنے کے بعد بھی اماں جی سے دعا لینے کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے۔ بی بی جی اسے اندر بلا لیا کرتیں، دیر تک گاؤں کی خبریں پوچھتیں، سب کا حال احوال لیتی۔ بوڑھے بزرگوں سے بات کرنے کے لیے بھلا کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ انہیں کوئی بھولا بھٹکا میسر آ جائے تو پرانے وقتوں کی یاد کو تازہ کر کے دل بہلا لیا کرتے تھے۔ احمد علی کوئٹہ آخری مرتبہ ان کے بیٹے کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ 1.5 برس پہلے نور مینا کے والد حاجی صدیق خان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا۔ بی بی جی تب بھی بڑی دکھی تھیں، پر 1.5 برس بعد دوبارہ جانا ہوا تو بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کے دیے چرکے بھی شامل ہو چکے تھے۔ حاجی صدیق خان کی 2 بچیاں تھیں، بڑی نور مینا اور چھوٹی زہرا۔ 45 برس کے حاجی صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بیوہ پروین سلطانہ کی عمر 37 سال کی تھی اور اللہ جانے کہاں کی تربیت یافتہ تھی اور کیسے حالات اور وسائل کا وہ شکار رہی تھی کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے اپنے دوسرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سہیلیوں نے بعد میں جو بیانات دیے ان کے مطابق وہ 40 سے پہلے دوسرا گھر بسا لینا چاہتی تھیں۔ رشتہ بھی خود تلاش کیا اور جب ساس نے جوان بیٹیوں کی شرم دلاتے دوسری شادی کی شدید مخالفت کی تو اس نے پہلے چوری چھپے نکاح کیا، اور جب لوگوں میں چہ بنگوئیاں ہونے لگیں تو شوہر کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی۔ 4 ماہ ہو گئے تھے ایسے حالات میں جنگ لڑتے۔ یہ وقت نور مینا اور زہرا کے لیے تو مشکل تھا ہی، پر صفورہ بی بی نے تو دل کو لگا لیا۔ صحت بری طرح خراب ہو چکی تھی، اٹھتے بیٹھتے بس پوتیوں کی فکر تھی۔ مرنے سے پہلے وہ ان دونوں کو رخصت کرنا چاہتی تھی۔ احمد علی دعا لینے آئے تو اس بار گاؤں کی خبریں سننے کو انہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ بیمار لبوں پہ بس ایک ہی دعا کی گردان تھی کہ اللہ ان کی پوتیوں کے نصیب اچھے کرے۔ احمد علی نے استاد جی کا قرض اتارنے کی یوں ٹھانی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی بڑی لڑکی اپنے مزمل کے لیے مانگ لی۔ صفورہ بی بی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسی ایک نشست میں ہی نور مینا کا مزمل سے رشتہ طے پا گیا۔ نہ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا، نہ سوچنے سمجھنے کا وقت۔ وہ تو صفورہ بی بی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کر آئے، گاؤں واپس آ کر بیٹوں کو آگاہ کیا اور یوں شادی تیار ہو گئی۔ متین بھائی کے گھر دلہا دلہن کی دعوت تھی۔ وہ نیلا سوٹ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیاری کر رہی تھی۔ شادی کو تیسرا دن تھا۔ اب تو دیبا نے اس سے دونوں کے تعلقات کی پوری تفصیل بھی اگلوا لی تھی۔ وہ اب مزید سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے بڑا چڑھتا تھا مزمل۔ وہ اس کے بالوں میں پھول لگاتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ کہتا تھا شہر والیوں سے اللہ بچائے، اوپر سے پروین کے حالات سن کر تو خیر میں نے تو سمجھایا تھا کہ دادی شریف ہے، باپ کا پورا خاندان شریف ہے، ضروری تو نہیں کہ لڑکی ماں پر جائے، لیکن آدمیوں کا دماغ بھی کبھی عورت کے سمجھانے سے بدلا ہے۔ ویسے نور مینا زیادتی تو تمہارے ساتھ بھی ہوئی ہے نا؟ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی، بھلا یہاں دیہات میں سڑنے کے لیے بنی تھی کیا؟ دیہاتی مردوں سے ویسے بھی اللہ بچائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ہم تو چلو ان پڑھ تھیں، یہی ہمارے لیے گزارا آسان رہا، پر تم حق ہاں پتہ نہیں کیسے گزارا چلے گا، اور ہو بھی گیا میری بہن تو گزارنے والی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ تمہاری دادی کو بھی بڑی جلدی تھی، تھوڑا انتظار کر لیتی تو کیا پتہ کوئی اچھا مخلص چاہنے والا آ ہی جاتا۔ آپ تو بہت مایوس ہیں۔ نور مینا نے دیبا کو بغور سننے کے بعد صاف گوئی سے ان کو کہہ ہی دیا۔ اندر ہی اندر خیالات بھی کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ گزرے 3 دنوں میں تو دل و دماغ پر بس ایک غبار سا چھایا تھا۔ بڑے بھاری بگولے تھے جن کے پار دیکھنا مشکل تھا، لیکن بھلا ہو دیبا بھابھی کی باطنی طبیعت کا ساری صورتحال کھول کر رکھ دی۔ نور مینا کے لیے سمجھنا آسان ہونے لگا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ بلا وجہ کی خاموشی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ اسے بھی ذہن میں رنگتے سوالوں کے جواب جاننے چاہیے۔ میری مایوسی کی تو خیر وقت بھی کیا ہے؟ دیبا نے آہ بھری۔ میں تو جو سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اس کے مطابق اپنا اندازہ ظاہر کر رہی ہوں۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا اندازہ؟ نور مینا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ مزمل کسی جلدی میں ہے؟ دیبا نے لہجہ سرگوشیانہ کیا۔ میرا مطلب جس طرح یہ فاصلہ بنا ہوا ہے تم دونوں کا، وہ اسی میں جلد از جلد کسی مکمقات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کل ہی میں نے بیٹھک میں باپ بیٹے کی بحث سنی ہے۔ دیبا نے آواز مزید نیچی کی۔ اصل میں نور مینا بات کوئی ان پڑھ ہونے کی تھوڑی ہے، یہ میرا دیور عقل کا بھی پورا سورا ہے۔ خود سوچو کیا کمی ہے اب تم میں؟ نہ پیاری صورت دیکھی، نہ تعلیم، نہ یہ سوچا کہ
کہ میں کیا ایسی بیوی کے قابل بھی تھا؟ بس وہی ڈنگر دیہاتی سوچ کہ عورت مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ لیکن پھر شادی کیوں کی؟ تبھی انکار کر دیتے۔ بس باپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھ لو، اب اکیلے کمرے میں غصہ نکال رہا ہے نا۔ مجبوری میں بندہ سر تو جھکا لیتا ہے، اپنا اندر تو نہیں بدل سکتا۔ ہمیں دیر تو نہیں ہو رہی؟ نور مینا کو خیال آیا کہ شرمین بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں، ظاہر تو ایسے ہی کرے گی جیسے پلکیں بچھا کر بیٹھی تھی، منافق کہیں کی۔ پیٹھ پیچھے یہاں سب باتیں بناتے ہیں اور منہ پر ہنس ہنس کر ملنا۔ یہ بھابھی الگ کیوں رہتی ہیں؟ نور مینا نے چوڑیاں چڑھاتے سوال کیا۔ لو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ دیبا ناک پر انگلی رکھ کر ہنسی۔ اس کی اور متین کی محبت کی شادی تھی نا، دیکھتی نہیں ہو اس چلاکو ماسی کے رنگ ڈھنگ؟ متین کو تو پھنسا لیا، پر بابا جان کو ایسی چلتر باز لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ پہلے دن سے ہی متین کو الگ کر دیا۔ مزمل بھی چڑھتا ہے، تبھی سارا گھر آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاں تو اور، میرے بغیر کہاں نبھتی ہے کسی کی؟ وہ فخریہ ہنسی۔ شرمین بھابھی نے سب کو دعوت دی تھی، بابا جان، نصیر بھائی، دیبا اور بچیاں بھی مدعو تھیں۔ مزمل کھینچا کھینچا سا آ تو بیٹھا، لیکن ماتھا تو لڈن میاں جیسا ٹھنکا ہوا ہی تھا۔ نور مینا تو اسے اپنے سامنے برداشت ہی نہ ہوتی تھی، وہ بھی ایسے سڑیل کے سامنے بیٹھنا نہ چاہتی تھی۔ دیبا بھابھی کی بیٹیوں منزہ اور مومنہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شرمین بھابھی کافی سگھڑ اور سلیقہ مند تھی، ان کی دعوت میں بڑا شہری رکھ رکھاؤ تھا۔ نور مینا دل ہی دل میں بڑی متاثر ہوئی۔ متین بھائی اور شرمین کی انڈرسٹینڈنگ بھی تقریباً ہر بات سے خوب ظاہر ہو رہی تھی۔ نور مینا نے پہلی بار غور کیا کہ متین بھائی بڑے سمارٹ سے تھے، شرمین بھی لمبی پتلی سی تھیں، دونوں دیکھنے میں بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ اسی طرح نصیر بھائی درمیانہ قد اور بھاری جسامت کے تھے، اور دیبا بھابھی بھی چھوٹے قد کی گول مٹول سی تھیں۔ وہ میاں بیوی بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ مزمل البتہ اونچی قد و قامت کے ساتھ بھاری جسامت کا خوب چوڑا مرد تھا، جبکہ وہ ایک دم پتلی سمارٹ سی درمیانے قد کی مالک تھی۔ اس کا اور مزمل کا جسمانی لحاظ سے بالکل کوئی جوڑ نہ تھا، اور یہ شاید دیبا بھابھی کی باتوں کا اثر تھا کہ پہلی مرتبہ نور مینا نے سوچا کہ ضرور یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے دادی کو کہ وہ اور زہرا کہیں نہیں بھاگی جا رہی، انہیں آرام سکون سے آگے پڑھنے دیا جائے، لیکن انہیں پروین سلطانہ نے جو جھٹکا دیا تھا اس کے آگے کچھ دکھائی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب اگر وہ طلاق لے کر جائے گی تو کم از کم دادی اسے مزید کہیں دھکا دینے کی اتنی جلد ہمت نہیں کریں گی۔ تب وہ خود بھی آگے بڑھے گی، زہرا کو بھی پڑھائے گی، اور ایک دن ٹیچنگ سے وابستہ ہو کر خود کمائے گی۔ مزیدار کھانے کے دوران اپنے جلے سڑے ناگفتہ با حالات کو سدھارنے کا پلان بڑا ہی تشویش آمیز لگا۔ نور مینا اس شام پہلی مرتبہ کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرتے بستر پر سوئی۔ کتنا کٹھن تھا ہر رات یہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنا کہ اب زندگی بھر یہی کمرہ، یہی گاؤں، یہی ناپسندیدہ سڑیل شوہر ہی اس کا کل مقدر ہے کہ جس سے بھاگ نکلنا ممکن نہیں۔ پر اب ایسا نہیں تھا۔ اللہ بھلا کرے دیبا بھابھی کا، جن کی بدولت مستقبل بڑی حد تک واضح تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی واپسی کی خبر سن کر سب سے زیادہ خوشی زہرا کو ہوگی۔ دادی نے اعلان کیا تھا کہ ان دونوں کی شادیاں وہ 6 ماہ کے اندر کر دیں گی، اور اب وہ دادی کو بھی جلد از جلد بتانا چاہتی تھی کہ دیکھ لیں اپنی جلد بازی کے نتائج۔ شادی جیسا زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا اس طرح نپٹانے کا ہوتا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلی نگاہ جس پر پڑے، 2 بول پڑھا کر بیٹی اسے تھما دو۔ وہ کھولتے خون کے ساتھ اندر ہی اندر دادی کے ساتھ تقریر جھاڑ شروع کر چکی تھی، اور وہ مریم بطول اب وہ تو کوئی پرانی روح نہ تھی۔ نور مینا کی بچپن کی سہیلی، اس کی خیر خواہ، بڑی خوش گمانی تھی اس کو کہ مزمل بھائی اس کی ماں کے متعلق بات بھی نہیں کرے گا۔ واہ خوب، کتنا فرق ہوتا ہے حقیقت اور افسانے میں بھی۔ دیبا بھابھی نے دیہاتی سوچ کی جیسی ترجمانی کی تھی، محترم اس پر پورے اترے تھے۔ پشین شہر کے مضافات میں واقع ان کے سرسبز و شاداب گاؤں میں اکتوبر بڑا ہی خوشگوار رہتا تھا۔ مزمل اور اس کے بھائیوں کے اپنے اپنے سیب انگور کے باغات تھے، سرما کی آمد تھی، اور سال بھر پہلے وہ گھر میں صرف 2 کمرے اور ایک غسل خانہ ہی بنوا پایا تھا۔ اب موسم سرما کے لحاظ سے مزید کام کرانا تھا۔ 1 ہفتے بعد تعمیر کا کام شروع ہونا تھا۔ مزمل نے اس دوران تعمیراتی سامان گھر میں ڈلوایا تھا۔ دن چڑھے سے لے کر سپہر تک چونکہ مستری مزدوروں نے یہاں کام کرنا تھا، تو دیبا بھابھی نے مشورہ دیا کہ نور مینا کو وہ اپنے میکے چھوڑ آئے۔ مزمل نے بھی جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کیا، اسے بھی یہ چلتا پھرتا امتحان مزید برداشت نہیں تھا۔ 15 دنوں کی جان خلاصی غنیمت تھی۔ تو دیبا بھابھی تو پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ لڑکی یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں پائی اور مستقل واپسی کی سوچ رہی ہے، اور وہ کچھ اس لیے بھی دور دور رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایسی شہری بلا کے لیے نہ اس کے دل میں کوئی جگہ تھی اور نہ گھر میں، اسے تو بس خود کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنا تھا۔ بابا کی جلد بازی نے اس کی تو زندگی تباہ کر دی۔ اچھا ہے اب ذرا وہ بھی دیکھیں، جوان جہان اولاد کی شادی
کا اپنے آپ فیصلہ کر کے آ جانا کتنا خسارے میں جا سکتا ہے۔ اب سال 6 مہینے کے اندر دوسری شادی کے لیے کوئی اپنی پسند کی لڑکی دیکھوں گا تو کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے۔ آنے والے 4 5 دن تو گھر کا مٹیریل آتا رہا، تب تک وہ بالکل فارغ نہ تھا۔ البتہ سامان مکمل ہونے کے بعد وہ 1 2 دن فارغ تھا، تب اس نے بیگم صاحبہ کو اس کے میکے چھوڑ آنا تھا، اور کیا پتا کہ یہی پہلی مرتبہ ہی آخری بھی ثابت ہو۔ اب نہ تو خود اسے یہاں رہنے کی کوئی چاہ تھی اور نہ ہی مزمل اسے اپنے پاس رکنے کا کوئی جذبہ اپنے اندر موجود پاتا تھا، بلکہ ایک ارادہ تو یہ بھی تھا کہ بابا جان ہی اس کو کوئٹہ چھوڑیں۔ اپنی طرف سے اتنا ترود بھی کیا کرنا۔ ریت اور اینٹوں کا ڈھیر پچھلے 2 دنوں کے دوران بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا۔ صبح اسے دیبا بھابھی نے بتایا کہ آج سیمنٹ کی بوریاں آنی ہیں، لیکن انہیں صحن میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ بارش تو یہاں ہر دوسرے دن ہی برس جایا کرتی تھی، لہٰذا اس کے لیے دوسرے کمرے میں جگہ بنانی تھی۔ مزمل اپنی چارپائی تو صبح سویرے نکال لے گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اسی دیوار کے ساتھ سیمنٹ کے لیے جگہ بنانی ہے۔ جگہ کو مزید کھلا کرنے کے لیے اس نے واشنگ مشین، ڈرائر اور جوتوں کا ریک بھی اس سائڈ سے ہٹا کر دوسری طرف رکھ دیے، اور اب جھاڑو لگا کر اس نے کمرے کے باہر پھینکی اور ہاتھ جھاڑتے یوں ہی اس کی نظر دور ڈیوڑی کی جانب گئی۔ بابا جان کے گھر کو جاتے دروازے اور ڈیوڑی کے قریب مزمل ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ عورت نے چہرے سے نقاب الٹ رکھی تھی، کالے برقعے کے حصار میں سفید چہرہ ایک جوان عورت کا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مزمل سے کچھ بات کر رہی تھی اور وہ بھی ارد گرد سے غافل بڑے دھیان سے اس عورت کی بات سن رہا تھا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ نور مینا نے بس کچھ ہی دیر اس جانب دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اندر آ گئی۔ ہوگی کوئی اسے کیا؟ وہ کمرے میں آ کر یہاں وہاں نظر دوڑاتے قیمتی سامان دیکھنے لگی۔ اس نے الماری کا لاک لگا کر چھوٹا موٹا کچھ سامان سمیٹ کر پیٹی پہ رکھا اور اسے بڑی چادر سے ڈھک دیا۔ اب وہ مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں پردے میں بیٹھ سکتی تھی۔ کام ہو گیا ہو تو ادھر میری طرف آ جاؤ۔ دیبا بھابھی نے اندر جھانکا تو وہ چونک کر پلٹی۔ یہ بھی صحیح ہے، اسے خیال آیا، اس جانب بند ہو کر بیٹھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے بھابھی کے ساتھ ہی چل پڑی۔ مزمل اس عورت سے بات ختم کر کے خود ہی باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہو؟ دیبا نے ابرو چڑھا کر اس جانب اشارہ کیا۔ جی، میں سمجھی نہیں، وہ اب کہتی بھی کیا؟ سادگی ہے تمہاری، اور کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ بھئی اتنی جوان حسین عورت دیکھ کر بھی تم چونکی نہیں تو حیرت کی بات ہے۔ ہم تو خیر روز کے عادی ہیں، پر یہ بے شرم عورتیں سیکھنے والی نہیں۔ نہ ہی مزمل کو کچھ شرم لحاظ ہے، لیکن اس کی تو خیر عقل کی کمی ہے، مسئلے بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کو بندہ رعایت دے لیتا ہے۔ وہ اپنی عادت مطابق تیز تیز بولتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نور مینا کو جتنا سمجھ آیا اس نے اسی کو کافی سمجھا۔ اپنی طرف سے کوئی سوال تجسس بن کر ابھرا ہی نہیں۔ اس کی بلا سے مزمل جو بھی کرتا پھرے، وہ تو یہاں مہمان ہی تھی۔ مزمل کے کرتوت وہ جانے یا اس کے گھر والے۔ وہ آ کر بھابھی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن آج کل یہاں سے جانے کی تیاریوں میں لگا رہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بس ایک مرتبہ ہی گھر گئی تھی، اور زہرا ابھی ایک مرتبہ تو اگلی صبح آئی تھی اور دوسری مرتبہ دادی کے ساتھ آئی تھی۔ شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ مزمل اور اس کے راستے اول روز سے مکمل جدا تھے۔ اس نے دوسرے کمرے کو اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا اور نور مینا کے استعمال میں اپنا بیڈ روم تھا۔ تبھی تو نہ بولنے چالنے کی نوبت آتی تھی اور نہ ہی آمنا سامنا ہو پاتا تھا۔ دیبا کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہی صبح نصیر بھائی اور بچیوں کے ساتھ میکے روانہ ہو گئی، اور وہ تو توڑ شاہ سے تھیں۔ مزمل نے صحن میں پردے کی آواز لگائی تو وہ جلدی سے کمرہ چھوڑ آئی۔ دیبا بھابھی کے کمرے اگرچہ کھلے ہوئے تھے، لیکن ان سب کی غیر موجودگی میں اکیلے وہاں جا بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگا۔ تبھی درمیانی دروازے سے ہوتے شرمین بھابھی کے گھر آ گئی۔ آؤ بھائی، ادھر کا چکر تو تمہارا بہت ہی کم لگتا ہے۔ ساری دوستی دیبا بھابھی سے لگا رکھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نور مینا کے لیے جگہ بنائی۔ آپ بھی ادھر کم ہی آتی ہیں۔ اس نے بھی مسکرا کر شکوہ کیا۔ مجھے تو متین ہی جانے نہیں دیتا۔ اب اس کی تو ماننی پڑے گی نا۔ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ نور مینا حیران ہوئی۔ بس یہی دیبا بھابھی کی باتیں، وہ بہت چڑھتا ہے ان کی عادتوں سے۔ میرے اور متین کے بیچ تو جب بھی جھگڑا ہوا انہی میڈم کی وجہ سے ہوا۔ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی؟ نور مینا اطمینان سے ان کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ مزدور تو نہ جانے کب تک یہاں رہنے والے تھے۔ چھوٹا لفظ ہے۔ شرمین کھل کر ہنس دی۔ نفرت کرتی ہے میری بہن؟ نفرت؟ ہائے کیوں؟ وہ سخت متعجب تھی، کیونکہ اسے کبھی ایسا نہیں لگا تھا۔ الٹا شرمین کے متعلق کچھ تحفظات ضرور تھے۔ وجہ تو مڑے مجھے بھی نہیں معلوم، بس کچھ لوگوں میں حسد اور جلن، شاید کچھ فطری ہوتے ہیں۔ میری اور متین کی پسند کی شادی تھی، حالانکہ گھر والوں نے راضی خوشی مجھے ودا کیا تھا۔ ہماری شادی باقاعدہ بڑوں کی رضامندی اور شمولیت کے ساتھ ہوئی تھی، جیسی عام شادیاں ہوتی ہیں، لیکن بس وہی پسندیدگی کا معاملہ۔ بھائی
भाभी को कुछ ऐसा चुभा कि उन्होंने मुझे घर से भागी हुई का नाम दे दिया। मतीन ने शादी करके शुरू में गांव वालों से ऐसी बातें सुनी तो सख्त मुतनफिर हो गए। नसीर भाई और मतीन का सख्त झगड़ा हुआ था। वो भी बीवी की जुबान बोल रहे थे और मतीन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे घर में पहले हफ्ते ही दीवार आ गई, सब मतीन के गुस्से की वजह से। वो बड़ा गुस्सीला है। भाभी ने मुझे घर से भागी हुई कहा और उसने तभी फैसला कर लिया कि इस औरत से करीब रहने में निरी तबाही है, लिहाजा लोग चाहे जितनी भी बातें बना लें कि बीवी के आते ही घर अलग कर लिए वगैरह, पर उनसे दूर ही रहना है। लेकिन मेरे साथ तो भाभी बहुत अच्छी हैं। नूर मीना मानने को तैयार ना हुई। हाँ, पर शौहर से तो तुम भी जुदा हो ना। शर्मीन का लहजा भी कुछ तंसिया सा था। नूर मीना को फौरी तौर पर बिल्कुल चुप लग गई। जहन में सवाल तो बैक वक्त कई उठे, लेकिन पूछा एक भी ना गया। मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन पता तो अगले रोज ही चल गया था। नए दूल्हा दुल्हन के रंग ढंग ऐसे बिल्कुल नहीं होते। उनका एक दूसरे को देखना ही उनके बीच की सारी कहानी बता देता है। हम शादीशुदा औरतों के लिए ये सब जानना मुश्किल नहीं होता। पहले दिन तो मैंने भी वैसे आपस की झिझक समझा, लेकिन तीसरे दिन मेरे घर की दावत में भी वही हाल था और आज 3 हफ्ते गुजरने पर भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो तुम ही कहो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? शर्मीन ने इस मर्तबा खुलकर इस्तफसार किया और नूर मीना जवाबन पहले तो चुप बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उसे ख्याल आया तो सर उठाया। हाँ, पर इसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो फिर क्या वजह है इस दूरी की? शर्मीन अब उसे सवालिया नज़रों से बगौर देख रही थी और नूरमीना कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। दिल में ख्याल आया, पता नहीं शर्मीन भाभी से ज़्यादा फ्री होना भी चाहिए या नहीं। हालांकि दिमाग उनकी बातों पर यकीन भी कर रहा था, क्योंकि दीपा भाभी ने उससे भी यही कहा था कि शर्मीन तो आवारा और भागी हुई लड़की है। लेकिन मुज़म्मिल से दूरी नहीं नहीं, यहाँ उसका दिल नहीं माना। पहली रात का वो पहला जुमला मुज़म्मिल के जहन की तर्जुमानी कर रहा था। फिर उसकी कम अक्ली नूर मीना को उसका मुंह दबाना याद आया। वो तब भी इस जनूनी दीवाने से बहुत डर गई थी। सलाम भाभी। कमरे के दरवाजे में एक हिवला उभरा और दोनों ने चौंक कर सर उठाया। वो एक बुर्कापोश औरत थी जो अंदर तक आ गई थी। अरे यास्मीन हो, आओ आओ। शर्मीन भाभी ने मुसाफा करके उसे भी बैठने का इशारा किया। औरत ने पहले नकाब हटाई, फिर बुर्का सर से भी उतार लिया और सामने बैठ गई। नूर मीना को पहचानने में थोड़ा सा ही वक्त लगा। ये वही औरत थी जो उस रोज मुजम्मिल के साथ डेवड़ी में बात कर रही थी। नूर मीना को उसकी दीदा दलेरी पर हैरत थी। उनके मर्दों से ताल्लुकात रखकर औरतों से मिलने भी आ गई थी। वो बाहर मजदूर लगे हैं, लाले ने कहा है इधर चली जाऊं। यास्मीन ने वजाहत देते मुस्कुरा कर शर्मीन से कहा, हाँ, अब इतने सारे आदमियों में कैसे बात करें? उस रोज भी तुम्हें देखा था, डेवड़ी में कोई मसला है? शर्मीन सुई में धागा डालते बड़े आम अंदाज में बात कर रही थी। हाँ भाभी, तुम्हें तो पता है अब बिना मसले के कौन आता है लाले के पास। हाँ ना, वो तो मैं भी समझ गई थी। बात क्या है? जलाल खान से बछड़ा खरीदना है। बात तो बहुत पहले हो गई थी। यकमुश्त रकम की बात हुई थी, क्योंकि मेरी भी इसी महीने कमेटी निकलनी थी और कमेटी तो हाथ आ गई थी, लेकिन मेरी नंद के शौहर का पित्ते का ऑपरेशन होना था तो रकम मुझसे उसने मांग ली। अब उसने अपनी कमेटी 2 महीने बाद है। जलाल खान को सारी बात बताई, लेकिन वो कहता है अपना बछड़ा भी अभी ले जाओ और रकम भी पूरी अभी दो। लेकिन मेरे पास आधी रकम है, बाकी आधी दिसंबर में ही दे सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से उसी पर राजी हुआ है कि अगर गारंटी मुजम्मिल खान दे। फिर हुई बात मुजम्मिल से। शर्मीन ने धागा तोड़ा। हाँ, उस रोज आई तो यही सारा मामला बताया। लाले ने कहा कमेटी वाली औरत से पर्चा बमा दस्तखत के लिखवा लाऊं। ये कागज दिया है उसने। हर महीने के मेंबर की कमेटी दर्ज है। उसने एक पेपर खोलकर सामने दिखाया। समझ बस, काम हो गया तेरा। शर्मीन ने मुस्कुराकर तसल्ली दी और तभी मुजम्मिल ने दरवाजा बजाकर बाजी यास्मीन की आवाज लगाई। आई लाला। उसने फौरन बुरका सर पर जमाया और बाहर निकल गई। नूर मीना हक्का बक्का शर्मीन को देख रही थी। चेहरे पर इतनी हैरत छपी थी कि शर्मीन ने चौंक कर अबरू उठाया। तुम्हें क्या हुआ? ये इस काम से आई थी? मतलब उस दिन भी? हाँ। शर्मीन अब उसे तज्जुब से देख रही थी। सवाल कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छी औरत है, वो पूछे बिना न रह सकी। हैं? शर्मीन की गर्दन को झटका लगा। हाँ भाई, बहुत शरीफ, बाल बच्चेदार। ये शादीशुदा है? नूर मीना के सवाल में वाज़े हैरत भरी चीख शामिल थी। क्या हो गया है नूर मीना? शर्मीन ने हाथ उठाकर लहजा धीमा रखने को कहा। मुजम्मिल और यास्मीन दरवाजे के बाहर ही बात कर रहे थे। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों इतनी हैरान हो? शर्मीन का लहजा और चेहरा इतना संजीदा थे कि नूर मीना से छुपाया नहीं गया। ला हौल वला कुव्वत, दीपा भाभी ने ऐसा कहा? शर्मीन ने कानों को हाथ लगाए। ये तो झूठ है, इल्ज़ाम है। और मुजम्मिल के लिए ऐसी बातें? किरदार तो छोड़ो, दिमाग के बारे में ऐसा झूठ। अरे नूर मीना, खुदा का वास्ता इस औरत से बचो। तुम्हारा शौहर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त, नॉर्मल इंसान है। और ये जो अभी तुमने सुना मुजम्मिल की गारंटी वाली बात, उसकी हकीकत जानती हो? हकीकत नहीं तो तुम्हारे शौहर को गांव वाले मुखिया कहते हैं। वैसे तो शरारत
سے دیا ہے یہ نام۔ انڈیا میں سردار کو مکھیا کہتے ہیں نا۔ ہمارے گاؤں میں مزمل کی بڑی عزت ہے۔ یہاں کے جرگوں میں، اجلاسوں میں، جھگڑوں کے فیصلوں میں جب تک مزمل شامل نہ ہو فیصلے کو درست سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا وہ کیوں؟ نور مینا حیران تھی کہ وہ تو گاؤں کے عام لوگ تھے، جبکہ یہ کام تو سرداروں یا جرگا ممبران کے تھے۔ اس کی دیانتداری کے بڑے چرچے ہیں یہاں۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ گاؤں کی بڑی معتبر شخصیت بنا۔ ابھی جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ جلال خان بنا مزمل کی گارنٹی کے بچڑا دینے کو تیار نہ تھا۔ اب مزمل یقین دہانی کروائے گا کہ یاسمین دسمبر میں رقم لوٹا دے گی، تو جلال خان کے لیے مزمل کا یہی کہنا ہی بہت ہو گیا۔ اب چاہے کچھ ہو جائے، اسے معلوم ہے دسمبر میں یاسمین رقم دے نہ دے، مزمل ضرور اس کے ہاتھ پر دے جائے گا۔ یہ سب کیسے؟ وہ ازحد حیران تھی۔ ہاں یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ میں تو خیر ابھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے متین نے بتایا تھا۔ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ مزمل اس وقت 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ علاقے میں الیکشن ہوئے، شام کو جب نتیجے آ رہے تھے تو خوشی میں ہوائی فائر ہو رہے تھے۔ رسول احمد کو پسلی میں فائر لگا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ خوشی کا ماحول ماتم اور فساد میں تبدیل ہو گیا۔ بندوقیں اور پستول تو وہاں بہت سونے اٹھا رکھے تھے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ فائر کس نے مارا۔ اب ماحول چونکہ الیکشن کا تھا تو 2 سیاسی گروپ بن گئے۔ احمد رسول جس پارٹی کا حمایتی تھا، اس پارٹی کے لوگ مخالف سیاسی گروپ پر الزام لگانے لگے۔ گاؤں کے سردار اور جرگے کے ممبران تک جمع ہو گئے اور ان کے درمیان بھی گروپ بندی ہو گئی۔ ہاتھا پائی سے مزید جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مزمل کا تعلق بھی احمد رسول کے گروپ سے تھا۔ اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور اچانک ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر گواہی دی کہ احمد رسول کو جو فائر لگا وہ اس کی اپنی حمایتی پارٹی کے خالد کا تھا۔ اس خبر سے سارا جھگڑا ہی پل میں سمٹ گیا۔ یہاں کلام پاک کا تقدس کوئی پامال نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر سال بھر بعد کی بات ہے، بچے پتنگ بازی کر رہے تھے۔ بلال بھائی کے بچے کی گردن ڈور لگنے سے زخمی ہو گئی۔ وہاں پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کچھ کے پاس تیز ڈور تھی، کچھ کے پاس عام، لیکن تیز ڈور والے بچے مکر گئے کہ یہ ان کی ہے۔ تب ایک لڑکے نے بتایا کہ ابھی یہاں سے مزمل بھائی ان کو تیز ڈور سے منع کر کے گئے ہیں۔ مزمل کو بلایا گیا تو اس نے نام لے کر بتایا کہ کس کے پاس کیسی ڈور تھی۔ یوں قصوروار کو پکڑنا آسان ہو گیا۔ اس طرح اتفاقاً ایک شادی میں بھی مزمل کی وجہ سے مسئلہ ہوا اور بس پھر مزمل کا نام اس کی دیانتداری کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ مزمل گاؤں کے بڑے جرگے کا اہم ممبر ہے اور ہر مسئلے میں اس کی موجودگی بڑی قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ تو یہ کم عقلی والی بات جھوٹ ہے پاگلے۔ پھر مہینہ ہونے کو آیا، تم نے کب اسے کم عقل پایا؟ مجھے تو افسوس نہیں، غصہ آ رہا ہے بھابھی پر۔ ایسے سفید جھوٹ، خدا کی پناہ، اللہ کا ڈر خوف بھی ختم ہو چکا ہے اس عورت میں۔ مجھے متین نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن بشرا کو لانا چاہتی تھی، پر یہ دھن اب تک سوار ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں۔ نور مینا وہ تمہیں ہر حال میں یہاں سے بھگانا چاہتی ہے، تبھی مجھ سے بھی دور رکھتی تھی۔ اچھا اور یہ کیا؟ میں نے سنا ہے پرسوں تم کوئٹہ جا رہی ہو۔ جی گھر میں کام چل رہا ہے، دن بھر مزدور ہوں گے تو بھابھی نے صلاح دی کہ 15-20 دن کوئٹہ ہو آؤ۔ پاگل ہو بالکل، شرمین نے ماتھا پیٹا۔ تمہیں بھگانے کی ترکیبیں ہیں سب، مزدور لگیں گے تو بھابھی خود بھی تو یہیں ہوں گی۔ پردے کا اگر اتنا مسئلہ ہے تب تو انہیں بھی میکے چلے جانا چاہیے۔ پردے دار ایک تم ہی تو نہیں ہو، لیکن برآمدہ تو ادھر میرے پورشن میں بن رہا ہے نا، وہاں تو میں پھنس جاؤں گی، سارا دن اندر بیٹھی رہوں گی تو بڑی مشکل ہوگی۔ نور مینا تو خود میکے جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، یہاں سے نکلنا تو خود اس کے لیے بھی بڑا سکون آور تھا۔ اب وہ شرمین کو کیسے بتاتی کہ وہ خود کیا کیا سوچے بیٹھی ہے۔ نور مینا تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں، اس دیبا بھابھی کی کسی بات میں نہ آنا، خود دیکھ بھال کر ہر بات کو سمجھو، ان کی عقل پر چلی تو نیری تباہی کر بیٹھو گی۔ شرمین کے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، پر نور مینا نارمل تھی۔ اگرچہ بھابھی سے بہت کچھ نیا اور دلچسپ سننے کو ملا تھا، لیکن یہ ذہن بنانا کہ اسے اپنا گھر بچانا ہے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ اس روز البتہ وہ دیبا بھابھی کی سوچ پر افسوس کرتی رہی تھی۔ انہوں نے یاسمین جیسی شریف خاتون خانہ کے کردار پر غلط الزام لگایا تھا۔ یہ بات نور مینا کو دیر تک ڈسٹرب کرتی رہی۔ کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا معمولی بات نہیں ہوتی، اور انہوں نے بلا وجہ مزمل اور یاسمین پر رقیق الزام لگایا تھا، اور پھر مزمل پر کم عقلی کے الزام۔ وہ سپہر کو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی چائے پی رہی تھی۔ مزمل دور ڈیوڑی کے پاس بابا جان اور نصیر بھائی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھ رکھے تھے، پھر کچھ دیر بعد ایک ہاتھ پیچھے ہی رکھے دوسرے سے ماتھے کے بال پیچھے لے جاتے وہ کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا تو ایک دم بڑا ہی میچور اور سیانہ لگا۔ دیبا بھابھی کی باتوں نے اس کے دیکھنے کا ڈھنگ ہی الگ کر دیا تھا۔ ان کے مطابق وہ اسے کم عقل سمجھ کر دیکھتی تھی تو اس کی حرکات بھی بے وقوفوں جیسی لگتی۔ پہلے دن کا برا تاثر پڑا تو اسے مزمل کی صورت بھی بری لگنے لگی تھی، جبکہ وہ بھائیوں میں سب سے خوش شکل تھا۔
शर्मीन भाभी ने जब से बताया कि वो गांव की कितनी मोतबर शख्सियत है, तब से जब भी उसकी मुजम्मिल पर नजर गई, लगा ही नहीं पिछले 1 महीने के दौरान यही शख्स उसका शौहर था। अचानक यूं लगा वो तो कोई और था और ना जाने कहाँ चला गया, और ये सामने दिखाई देता शख्स तो बिल्कुल ही कोई और था। इस मुजम्मिल की संजीदा सूरत पर तो बड़ी मतानत थी, उसके तो मुस्कुराने में भी एक रोब था। बात करते मुजम्मिल ने यूं ही इस तरफ देखा तो वो जल्दी से अंदर आ गई। उसे तैयारी मुकम्मल करनी थी, कल सुबह उसे बाबा जान या मुजम्मिल के साथ कोयटा जाना था, और अभी तो उसने ज़हरा को भी बताना था। क्या कह रही हो दाल बदीन, कब? वो हैरत से चिल्ला उठी। निकल चुके हैं, तुम्हें बहुत कॉल मिलाई, तुमने उठाई ही नहीं। लेकिन क्यों, वहाँ क्यों जा रहे हो? नूर मीना का दिल डूब गया। दादी के रिश्तेदारों में शादियां हैं, इनका रिश्ते का पूता खुद लेने आ गया, इसलिए जाना पड़ा, ज़हरा उसे बता रही थी। और नूर मीना ने मायूसी से लब भींच लिए। वो तो अगली सुबह मैके जाने के ख्याल से खुश हो रही थी, जबकि वो लोग तो घर बंद करके दालबदीन रवाना हो गए थे। वो बाहर आई, उसे अब बाबा जान को बताना था। दीपा भाभी तो फिर सुबह सवेरे अपनी फूफी की कुलखानी पर चली गई थी। चलो शुक्र है, शर्मीन के चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी हंसी आई। मैं तो पहले भी इस हक में नहीं थी। सुबह जब दीपा भाभी बड़े जोश से लिपट लिपट कर तुमसे मिल रही थी, मुझे बड़ा ताव आ रहा था उन पर, और तुम पर भी। वो तो चलो इसलिए खुश थी कि जान छूटी इस पढ़ी लिखी बला से। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम किस हिसाब में इतनी खुश थी, लेकिन अब हो गया क्या? नूर मीना ने बात बदली। कल से मजदूर आ जाएंगे, मैं अंदर कैसे? अरे तो यहाँ मेरी तरफ आ जाओ, हमारा एक कमरा खाली पड़ा है। नहीं भाभी, आपका दूसरा कमरा तो इतनी अच्छी तरह सेट है, सोफे निकाल कर चारपाइयाँ लगाना तो बड़ा ही बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा बच्चे? और तैयारी मुकम्मल हो गया? बाबा जान इस वक्त मतीन भाई के पोर्शन में दाखिल हुए। नूर मीना ने बाबा जान के साथ कोयटा जाना था, इसीलिए वो शायद तैयारी देखने आए थे। नूर मीना ने इन्हें बताया कि कोयटा जाने की अब ज़रूरत नहीं है, और ये परेशान है कि अब कहाँ रहेगी सारा दिन। परेशान होने का क्या बात है, वहाँ मेरा कमरा खाली कर दिया है मुजम्मिल ने। उधर चले जाओ बच्चे। आपका कमरा क्यों खाली हो गया? शर्मीन ने ताज्जुब से पूछा। मैंने मुजम्मिल से कहा, तुम्हारे दोनों कमरों में इतना ढेर सारा कीमती सामान रखा है, बहू अगर मैके चली गई तो मेरा बिस्तर यहीं डाल देना, सारा दिन मजदूरों पर नजर रखूंगा। मुजम्मिल तो काम काज के लिए यहाँ वहाँ निकलता ही रहेगा। अरे हाँ नूर मीना, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। बाबा जान तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो गए हैं तो तुम उधर पुराने घर चली जाओ, वहां तो कमरे में बंद होकर भी नहीं बैठना पड़ेगा। उनका बरामदा सहन सबका रुख दूसरी तरफ है, पर्दा नहीं होगा। हाँ हाँ, आराम से आ जाओ इधर, मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। चलो ठीक हो गया, इसी में कोई बेहतरी होगी, अल्लाह का शुक्र। वो हाथ हिलाकर कहते वापस पलट गए। सुनो आप अब। शर्मीन उसके कान में सरगोशी की तो वो चौंकी। दीपा भाभी के आने से पहले शिफ्ट हो जाओ, वरना वो जब ना कहती हैं तो अमल भी करवा कर दम लेती हैं। तुम्हारे हालात बिगाड़ने का कोई और तरीका सोच लेंगी। अब तुम यही हो तो जरा आंखें कान दिमाग सब खुले रखो और खुद समझो हर बात को। शर्मीन तो एकदम मुस्तैद नजर आ रही थी, जबकि नूर मीना तो रुकने पर मजबूर हुई थी। उसके अंदाज में जोश मफकूद था। अपने कमरे में आई तो कुछ ही देर में शर्मीन मतीन भाई को साथ लिए पीछे पीछे आ गई। इब्राहिम को सलाह आई हूँ, चलो शाबाश, शाम होने से पहले अपना ज़रूरी सामान उधर शिफ्ट करो। वो तो आसीन चढ़ाकर सरहाने कंबल भी उठाने लगी, लेकिन वो तो घर पे नहीं है, इनसे तो पूछ। नूरमीना को मुजम्मिल का ख्याल आया, जो काफ़ी देर से कहीं गया हुआ था। उसे तो नूर मीना के प्रोग्राम कैंसिल होने का भी पता नहीं था। उससे क्या पूछना है, वैसे भी वो बड़े खान जी के डेरे पर गया है, कोई मामला हल करना था। तुम वक्त ज़ाया ना करो, उठो शाबाश। शर्मीन ने ताली बजाते फुर्ती का इशारा दिया तो वो भी काम में लग गई। मतीन भाई की मदद से बाबा जान का पलंग उनके घर से उठाकर नूर मीना के बेडरूम में लगा दिया, और बाबा जान के कमरे की सफाई करके अपनी 2 रंगीन चारपाइयाँ बाबा जान के कमरे में डाल दी। बाबा जान का कमरा पत्थरों और लकड़ी से एकदम पुराने स्टाइल में बनाया गया था। एक कोने में पुराना आतिशदान था, नक्शो निगार वाली लकड़ी की भारी 2 कुर्सियां, मेज और एक पूरी दीवार लकड़ी की गहरे ब्राउन तख्तों से बनी हुई थी। इसी दीवार के साथ लकड़ी की चौड़ी और लंबी बैठने की जगह बनी हुई थी, साथ कुछ रोल किए हुए बिस्तर, जिन्हें यकीनन सरमा में खोलकर जगह को गर्म बना लिया जाता होगा। मजमूई तौर पर वो एक बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ की रवायती तर्ज के कमरों जैसा था, कुछ नीम तारीख ठंडक का एहसास दिलाता हुआ सा। बिलोची कालीन के टुकड़े भी कहीं कहीं दीवारों पर सजे दिखाई दे रहे थे। इस कमरे के बाहर खूब बड़ा सा नीची छत वाला बरामदा था, और बरामदे से निकलते ही पथरीला रास्ता और दोनों जानिब बाग। भाई और शर्मीन भाभी की मदद से उसने जल्दी सारा ज़रूरी सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया। चाय और खाने पीने के कुछ बर्तन भी वो उठा लाई। बड़े से बरामदे के एक कोने में पत्थर की छोटी दीवार वाला ओपन किचन भी था। काम काज करके मतीन भाई और शर्मीन अपने घर चले गए, और वो अपने पोर्शन से नहाकर कपड़े तब्दील करके यहाँ वापस आ गई। पिछले पहर तेज हवा चली और फिर तूफानी बारिश शुरू हो गई। मुजम्मिल जिस वक्त घर वापस आया पूरा भीग चुका था।
وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو بابا جان کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ انہوں نے ہی مزمل کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے سن کر نہانے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو بابا جان نے چائے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا کھانا پینا دیوا بھابھی کے ساتھ تھا۔ اس شام طوفان کی وجہ سے نصیر بھائی بھابھی اور بچوں کو لینے بھی نہ جا سکے۔ اب انہوں نے اگلے روز ہی واپس آنا تھا۔ وہ بابا جان کے گھر میں داخل ہوا تو نور مینا برآمدے کے کچن میں نیچے چوکی پر بیٹھی چائے کو کیتلی سے ایلومینیم کی چینک میں اڈیل رہی تھی۔ شوخ جامنی رنگین کندنوں اور شیشوں والے روایتی ڈریس میں کچھ گیلی لمبی لٹیں چہرے پر گری ہوئی تھیں۔ جھکے چہرے کی وجہ سے اس کی لمبی ستواں ناک ایک دم نمایاں ہو رہی تھی۔ گلابی ہونٹ اور جھکی آنکھوں کے غلافی پپوٹے اور گھنی پلکیں۔ وہ سر پہ کھڑا بغور دیکھے ہی گیا۔ پہلی رات کی بھیانک لڑکی بالکل بدلے روپ میں سامنے تھی۔ چائے اڑیل کر اس نے چینک سامنے فرش پر رکھی اور اسٹیل کی ٹرے سیدھی کر کے اس میں پیالیاں سیٹ کیں۔ مزمل کے وہاں آنے اور سامنے موجود ہونے کا اسے بھی علم تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھی ٹرے اور چینک اٹھانے لگا۔ تمہاری چائے؟ اس نے خیال آنے پر ہاتھ وہیں روک کر نور مینا کو دیکھا اور اس نے بھی مخاطب کیے جانے پر بے ساختہ سر اٹھایا۔ 28 دنوں میں آج پہلی مرتبہ ان کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ نور مینا نے سر اسبات میں ہلا کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ مزمل نے ایک پیالی میں چینک سے چائے اڈیلی اور پھر باقی سامان لے کر وہاں سے چلا گیا۔ نور مینا وہیں چوکی پر بیٹھے گھونٹ گھونٹ گرم چائے پینے لگی۔ 28 دن وہاں رہتے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں بھی دیکھ نہ پائے تھے اور یہاں بابا جان کے گھر میں پہلا سامنا دیکھنے اور بولنے سے شروع ہوا تھا۔ مزمل کی آنکھیں بھی کتنی اداس سی تھیں، جانے اسے کیا شکوے تھے۔ وہ چائے ختم کر کے باہر باغ میں نکل آئی۔ بابا جان کے باغ میں آلو بخارے، کیلے اور انگور لگے تھے۔ وہ انگور کی بیل کے پاس آ کر اس کے چوڑے پتے کو ہاتھ میں لیے ابھی تک مزمل کو سوچ رہی تھی۔ وہ مزمل کے جس سے عنقریب اس نے طلاق اور اس بیچارے نے شادی کی تھی۔ سارے گاؤں کے سامنے دھوم دھام سے گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کو وہ عزت بنا کر لایا تھا۔ آج وہ اپنے نامکمل گھر کو بھی پورا کر رہا تھا تو شاید اس کی آسانی کی خاطر، اور وہ اس پہلی رات کے اس پہلے ادھورے جملے کی تاب نہ لاتے کتنی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کم عقل نہ تھا، وہ بد کردار بھی نہ تھا۔ وہ مزمل تو بس دیوا بھابھی کا تخلیق کردہ ایک فرضی کردار تھا جو صرف نور مینا کے ذہن میں زندہ تھا۔ اور یہ مزمل اندر کمرے میں آ گئی۔ معلوم نہیں بابا جان کے گھر میں کیسی اپنائیت کی خوشبو تھی، کیسی مثبت لہریں تھیں جو اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ آج سب کچھ تبدیل شدہ تھا۔ زیادہ اثر تو ظاہر ہے کہ شرمین بھابھی کے انکشافات کا تھا۔ آج اسے کھانا بھی خود بنانا تھا۔ اس نے دیوا بھابھی کے کچن میں آ کر سبزی وغیرہ دیکھی، آلو ہی ملے۔ اس نے آلو انڈے بنانے کا ارادہ کرتے انڈے ابالنے کے لیے چڑھا دیے اور دوسری دیگچی میں آلو کا سالن بنانے لگی۔ دیوا بھابھی تندور میں نان لگاتی تھیں۔ آج تو پھر اس نے کچھ سوچ کر آٹا بھی گوندھ لیا۔ دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آگے 15-20 دن وہ تینوں وقت کا اپنا اور بابا جان کا کھانا خود بنایا کرے گی۔ دیوا بھابھی کھلا پلا کر اسے احسانوں تلے دبا رہی تھیں اور پھر وہ بھی بولتی وہ مانتی چلی جاتی۔ اسے اب اپنی زندگی دیوا بھابھی کے احکامات کے بجائے خود کچھ فیصلے کرنے تھے۔ اس گھر کا، اس شادی کا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے ذہن سے سوچنا تھا۔ کوئی بھی اجلت کا قدم اسے کسی دوسرے کے کھودے ہوئے گڑھے میں بآسانی دھکیل سکتا تھا۔ ہمارا دلہن کے ہاتھ کا ذائقہ تو بالکل اپنا ساس والا ہے، وہ بھی بالکل ایسا آلو انڈے بناتا تھا۔ بابا جان مزے لے کر کھانا کھا رہے تھے اور شام کو کھانا کھاتے ہوئے وہ مزمل کے ساتھ اپنے گھر برآمدے میں آ بیٹھے تھے۔ باغ سے پرے گھر کی دیوار کے بہت دور اونچا پہاڑ تھا جس پر کسی وقت بجلیاں چمک رہی تھیں۔ پشین خوبصورت تھا، پر بابا جان کے گھر سے دکھائی دیتا شام کا یہ منظر حسین اور پر اسرار بھی تھا۔ بابا جان، آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ صبح میں ناشتہ خود بناؤں گی۔ تو بچے ملائی اور چائے کے ساتھ رات والا نان تل کر کھاتا ہے، پر آج نان نہیں ہے، ماڑا تو ایک روٹی بنا دینا آپ۔ اس نے پانی کا گلاس مزمل کی طرف بڑھایا تو اس نے دوسری مرتبہ نور مینا کو سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی سالن تھوڑا سا بچا لو، چائے روٹی کے ساتھ، اس نے بتاتے ہوئے لہجہ سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی لیکن رکھ نہیں پایا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آ ہی گئی۔ نور مینا جلدی سے رخ پھیر گئی۔ اس کا بار بار دیکھنا بری طرح دل دھڑکا رہا تھا۔ یہ آنکھوں میں دیکھنے کی کشش بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل دماغ پابند ہو جاتے ہیں۔ بابا جان ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں گئے۔ بنا کچھ بولے ہی طے پا گیا تھا کہ ان دونوں نے آج سے یہیں رہنا ہے۔ ایک ہی کمرے میں شرمین تو خیر چارپائیاں بھی ساتھ جوڑ کر گئی تھی۔ نور مینا نے بعد میں تھوڑا فاصلہ کر دیا تھا۔ مزمل آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسے یہاں وہاں بے چین پھرتے دیکھا تو کروٹ بدل کر کپڑا آنکھوں پہ رکھ لیا۔ وہ لائٹ بجھا کر اپنے بستر پر آ گئی۔ گھر والوں نے کب آنا ہے؟ اندھیرے میں مزمل کی آواز نے چونکا دیا۔
वो सोच में पड़ गई, कौन घर वाले, दीवा भाभी या तुम्हारे घर वाले शादी से कब आएंगे? उसने खामोश देखकर वजाहत की, अगर 3-4 दिनों में वापस आ जाए तो मैं छोड़ आऊंगा। उसने खुद ही अगली बात मुकम्मल कर दी और नूर मीना चुप की चुप लेटी रही। मर्द भी क्या कम पेचीदा होते हैं, अभी तो वो देखने मुस्कुराने के हमलों से नबर्द आजमा थी, अब ये जुमले जब उसे कहीं जाने का कहा ही नहीं तो सोते सोते ये पत्थर जरूर फोड़ना था। नूर मीना ने गुस्से से करवट बदली। हम औरतें ही पागल हैं, मतलब कुछ का कुछ लेते हैं, पल में ख्यालात के धारे पे बहना शुरू कर देती हैं। कल सुबह ही ज़हरा को कॉल करती हूँ, शादी तो ज़ाहिर है 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी और यहाँ का काम 15-20 दिन से भी कुछ कम ऊपर का होगा। मुजम्मिल नहीं रखना चाहता तो मैं भी क्यों जोर ज़बरदस्ती करूँ? फिर मुझे क्या पता दीवा भाभी सच्ची हैं या शर्मीन। एक बार का आंखें चार होना दुनिया कैसे तलपट कर सकता है। वो क्यों भूले कि पहली रात वो रोती दुल्हन को बजाय तसल्ली देने के बेहिस्सों की तरह छोड़ गया था। कुछ नहीं जानती मैं, ना इसके बारे में, ना इसके माहौल, ना उसके लोगों के मुतालिक। सब झूठ है, फ़रेब है, अजनबी है मेरे लिए, और अजनबी ही रहे तो बेहतर है। वो भी करवट बदल कर सोने की जिद्दोजहद करने लगी। मीना बच्चे, इधर सब्जियां भी उगी हैं, टाइम मिले तो चक्कर लगाकर देख लो और डब्बा खोल देना, मुर्गियां ज़रा भाग दौड़ लें। मुजम्मिल को देसी मुर्गा पसंद है, पूछ लेना बच्चे, दोपहर में ज़िबा कर दूंगा पकड़ कर। बाबा जान नाश्ते के बाद बाग के किनारे हाथ धोते उसे हदायत देने लगे। उसने सुनने के दौरान ही सोच लिया कि मुर्गी ही पका ले, क्या पता मजदूरों का खाना भी देना हो। सब्जी तो कम पड़ जाती है और क्या पता दोपहर तक दीवा भाभी और बच्चे भी आ पहुंचे। अब आते ही बेचारी कुकिंग करेंगी क्या? वो दिल ही दिल में हिसाब किताब करते घर की सफाई करने लगी। नाश्ते के बर्तन और किचन की जगह उसने साफ कर ली थी। मुजम्मिल के 2 कपड़ों के जोड़े वो अलमारी से साथ उठा लाई थी। सुबह उसे भी सूट इसी करके थमाया। बाबा जान के घर की हवा अलग ही थी। महीने बाद सब कुछ बदला बदला था। ना तो उसने पिछले 1 महीने में कभी एक बार भी मुजम्मिल को नाश्ता दिया था, ना कपड़े इस्त्री किए थे। दीवा भाभी कुछ करने ही ना देती। वो तो जैसे हॉस्टल के कमरों में रहने वाले 2 अलग अलग अफराद थे। बाबा जान मुर्गा ही पकड़ दें। उसने झाड़ू रोककर फैसला सुनाया। ठीक था बच्चा, मुर्गे पकड़ कर वहीं दे जाता हूँ, ज़िबा करके भिजवा दूंगा। मजदूर आगे होंगे, मुजम्मिल अकेला संभाल रहा होगा। वो भी अपनी कहकर डरबे की तरफ बढ़ गए। काम काज मुकम्मल करके वो भी नहाने चली गई। इस पुराने घर का गुसल खाना लॉन के एंड पर था। वो नहाकर आई और बाल सुलझाने लगी, तभी मुजम्मिल ज़िबा किए मुर्ग को परों से पकड़कर वापस आया। नजर नूर मीना पर पड़ी तो ठटक कर वहीं रुका। सुर्ख लिबास, गीले बाल, साफ सुथरी सी नूर मीना और ये गर्दन से टपकते खून वाला मुर्ग। उसने बारी बारी दोनों को देखकर कान के लोग खुजाई। नूर मीना भागकर स्टील का थाल उठा लाई। मैं ही साफ कर देता हूँ, वो मुख्तसर तरीन तज्जिया करते वहीं नीचे चौकी पर बैठ गया। नूर मीना की खिफ्त ने घेरा तो छुरी लिए सामने दूसरी चौकी पर आ बैठी। साफ करना आता भी है? मुजम्मिल ने छुरी का कट लगाकर मुर्गे के परों वाली खाल को गोश्त से जुदा किया। नूर मीना ने शर्मिंदगी से सर नफी में हिलाया तो चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। ये बाबा जान के घर की फजा भी कितनी अलग है। कहीं अम्मा की भटकती रूह तो इसमें सुधार नहीं गई। वो भी महीने बाद मसूल होने वाली पहली मुस्कुराहट पर सोचे बिना ना रह सका। तो फिर सीख लो, कभी मैं नहीं भी होता घर में तो तुम्हारे काम ना रुके रहे। वो बड़ी नरम खोई से बात बढ़ा रहा था और नूर मीना सोच रही थी दीपा भाभी के मुताबिक तो वो जल्द अज जल्द किसी फैसले पर पहुंच रहा है। पढ़ी लिखी बददिमाग औरतें इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वो मुस्तकबिल की बातें, मुर्गी की रान हाथ से फिसली और उंगली छुरी से जा लगी। उसने डर कर मुट्ठी भींची और मुजम्मिल ने काम छोड़कर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ? वो उसकी आंखों को देख रहा था और फिर उंगलियों को देखा। नूर मीना ने सर नफी में हिलाया और उसकी सुरमई ब्राउन सी चमकती आंखों में शरारत थी। मुजम्मिल हाथ थामे आंखों में देखे ही गया और बाग से बरामदे में कदम रखती दीपा के पाँव को ये मंजर देखकर ठोकर लगी। मुजम्मिल ने घबरा कर हाथ छोड़ा और नूर मीना भी उठ खड़ी हुई। बस ये हो गया काम, धो लो अब इसको। मुजम्मिल हाथ झटकता हुआ कोने से निकल गया। नूर मीना ने दीपा की तरफ देखा जिसके चेहरे का तासुर साफ आया था, पर वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो अभी पता चला कि तुम नहीं जा सकी। जी, आगे घर पे कोई नहीं था। वो थाल उठाकर नलके पर गोश्त धोने लगी। अरे तो यहाँ ठिकाना करने की क्या जरूरत थी? मेरा घर खाली पड़ा था, उधर आ जाना था। बाबा जान ने कहा था। नूर मीना ने मुख्तसर जवाब दिया। गोश्त संभाल कर रखा और हाथ धोकर भाभी को बैठने का इशारा किया। तभी मुनज़्ज़ा मोमना के साथ एक बुर्कापोश लड़की घर में दाखिल हुई। हॉल में आकर बुर्का उल्टा और नूर मीना से मुसाफा किया। मेरी बहन बुशरा। दीवा ने मुस्कुराकर तारुफ दिया। ये तो कम कम ही इधर आती है, अभी फूफी फौत हुई तो ये बहुत दुखी थी। फूफी की बेटी बनी हुई थी ना, इसने कहा मेरे साथ चलो। दीवा के वजाहती बयान पर नूर मीना चौंकी तो थी, पर उसे इस वजाहत की समझ नहीं आ सकी।
नूर मीना ने यूं ही लड़की को फिर तवज्जो से देखा। दीपा भाभी की तरह ही छोटे कद की, गोल मटोल सी थी। कोई भी माहौल तब तक नापसंदीदा और अजनबी होता है जब तक आप वहां के इंसानों से अनजान और खिंचे खिंचे रहते हैं। कोयटा से विदा होकर उसकी कार जब पशीन के रास्ते पर रवाना हुई तो वो दिन का अव्वल वक्त था। खिड़की के पार जटिल पथरीले मैदान और आबाद बेआबाद इलाकों का सफर लम्हा लम्हा उसकी सांसें नचोड़ रहा था। यह तस्वुर कैसा झांगसल था कि वो एक अपनायत भरे मानूस माहौल से एकदम अनजान जगह जा रही थी, वो भी गालबन हमेशा के लिए। लेकिन इंसान कहीं भी रहते हों, किसी न किसी मौका पर एक दूसरे से जुड़ ही जाया करते हैं। पिछला एक महीना भले इस सोच में गुजरा था कि उसे इस माहौल से निकलना है, और हालात भी तो इसी जानिब इशारा कर रहे थे कि यहाँ गुजारा मुमकिन नहीं। पर गुजरे 2 दिन पिछले पूरे एक माह से अलग गुजरे थे। मजदूरों की छुट्टी के बाद भी वो सब कमरों में थे। महीने भर में ही मौसम काफ़ी तब्दील हो गया था। पहले तो दीपा भाभी पिछले पहर बाहर चारपाइयाँ निकाला करती और सब बाहर आ बैठते, पर आज वो बाबा जान के घर से निकलकर अपने सहन में आई तो सबको अंदर पाकर शर्मीन भाभी के पास निकल आई। वो आटा गूंद रही थी, साथ ही चारपाई की साइड पर चादर बांधकर इब्राहिम का पालना बनाया हुआ था। वो इस पालने में लेटा रो रहा था और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। नूर मीना ने उसे बाहर निकालकर बाजुओं में ले लिया। क्यों बेचारे को अंदर घुसा रखा है? क्या करूं मड़े, मतीन घर पर ना हो तो इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। पास बिठाऊं तो घुटनों के बल कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो भाभी मुझे दे दिया करे, सारा दिन तो फारिग रहती हूँ। चाहती तो मैं भी हूँ कि कोई ना कोई ले जाया करे। और मुनज़्ज़ा मोमना तो प्यार भी बहुत करती हैं, लेकिन दीपा भाभी इन्हें ऐसे डांटती हैं कि उल्टे पैरों वापस दे जाती हैं। हाय अल्लाह, ऐसा क्यों? उसने क्यूट से इब्राहिम के बिखरे हुए बाल माथे से हटाकर उसकी पेशानी चूमी। अब जो मैं बुरी जो हूँ तो मेरी हर चीज़ भी बुरी लगती है। खैर वो छोड़ो, तुम बताओ, सुना है बुशरा आई है, तुमसे मुलाकात हुई? जी मिली हूँ। तुम्हें घर पे देखकर दीपा भाभी को झटका तो खूब लगा होगा, इनका तो प्लान मिट्टी हो गया। शर्मीन हंसी। नूरमीना चौंक गई, सवालिया अबरू उठाया। हाँ तो और किस लिए लाई है बुशरा को? सोचा तुम कोयटा जा रही हो, पीछे मैदान साफ होगा। पता नहीं, उसने कंधे उचकाए और दरमियानी दरवाजे से होती अपने घर के बड़े सहन में आ गई। दीवा भाभी कमरे के दरवाजे से बाहर खड़ी थी, उसे भी इशारे से पास बुला लिया। तुम्हारा तो अच्छा भला प्रोग्राम खराब हो गया नहीं? उन्होंने 2 कुर्सियां बाहर निकालकर उसे भी बैठने का इशारा किया। जी बस तैयारी तो पूरी थी। अच्छा, पर शादी तो मुश्किल से 3-4 रोज की होती है, फिर जाओगी? दीवा को यही तजस्सुस तो खाए जा रहा था। जी देखते हैं। उसने यूं ही सरसरी इर्द गिर्द देखा। दूर उनके 2 कमरों के बाहर जहां तामीराती सामान बिखरा था, बुशरा नारंगी कपड़ों में ईंटों के ढेर पर चढ़ी बैठी थी और मुनज़्ज़ा मोमना खाला की वीडियो बना रही थी। वो एंगल और पोज बदल बदल कर ना जाने क्या क्या करती फिर रही थी। बिला वजह तुम बाबा जान के घर चली गई। मजदूर तो शाम को चले जाते हैं, अपना कमरा क्यों छोड़ा? पराई जगह नींद भी कहाँ आती होगी। जी बस बाबा जान अपने पलंग के बगैर आराम नहीं करते ना, तो आना जाना इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। हम वैसे वहाँ सेट हैं। उसने बात के दौरान दोबारा बच्चों की तरफ देखा। तब तक उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर कमरे में मुजम्मिल भी है। दरवाजे की चौखट से एक सुरमई कमीज का दामन उड़कर आगे आया तो वो चौंकी। मुजम्मिल दरवाजे की चौखट में खड़ा था। फिर वो 2 कदम आगे भी आया। उसके हाथ में अपना मोबाइल था। सामने ईंटों पर बैठी बुशरा ने उससे कोई बात की तो वो हंसकर जवाब देने लगा। आवाज तो वहां तक नहीं आ रही थी, पर तासरात से बेतकल्लुफी झलकती थी। पागल हैं दोनों। दीवा भाभी की हंसती हुई सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर घुमाया। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी थी। दीवा भाभी ने उसकी हैरत देखकर सर झटका। अब बड़े बुजुर्ग तो अपने हिसाब से चलते हैं, तुम्हारा भी कब सोचा किसी ने? 3-3 जिंदगियां दांव पर लगा दी। इधर बुशरा और मुजम्मिल भी बहुत अरसे से जानते थे एक दूसरे को। उधर तुम भी शहर की पली बढ़ी थी। बेजोड़ रिश्ते एक दूसरे से बांध दिए और जिनका जोड़ बनता था इन्हें बिलावजह जुदा कर दिया। उन्होंने खुद ही खुलकर सारी बात वाजे कर दी। नूर मीना इब्राहिम को गोद में लिए अपने कमरे की तरफ आ गई। मुजम्मिल ने उसे तब देखा जब वो ऐन सर पर पहुंच गई थी। उसने गुजरने का रास्ता दिया और वो अंदर आ गई। कुछ देर तक बिलावजह चीजें इधर उधर सेट की और बाहर निकल आई। यहाँ तो बहुत तस्वीरें बना ली, बाकी उधर बाबा जान के बाग में बनाओ ना, बहुत अच्छी आएंगी। उसने मुस्कुराकर बुशरा को आगे धकेला और वो सभी खुशी खुशी साथ चल पड़े। दिमाग में तो इस लम्हे कुछ नहीं था, पर दिल ने बेख्तियार रद्द-ए-अमल दिया था और वो खुद भी पीछे पीछे चलते इस बात पर हैरान थी कि ऐसा उसने क्यों किया। होने देती उसकी और मुजम्मिल की बातें, पर ये दिल पता नहीं क्यों इस बेतकल्लुफी को हजम नहीं कर पाया था। तभी बुशरा को अपने साथ हाँक ले गई। जंजीरों की आवाजें रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही नागवार और नुमायां हो रही थी। पंखे चलाने का मौसम चला गया था। अब तो आधी रात गुजर जाने पर हल्की चादर भी ओढ़नी पड़ती थी।
नूर मीना को अभी नींद आने ही लगी थी कि मुजम्मिल का मोबाइल गूंज उठा। घंटी मुतवातर बज रही थी। मुजम्मिल शायद गहरी नींद से जागा था। नीम गनूदगी में उसने हेलो कहा, कुछ देर मुखातिब को सुना और फिर सोते से उठ बैठा। मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हो। वो जल्दी से बिस्तर से उतरा। नूर मीना भी परेशानी से उठ बैठी। उसने लाइट जलाकर इस तरफ देखा तो वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम आराम करो, अभी आ जाऊंगा। उसने बाबा जान की अलमारी खोलकर एक बंदूक निकाली और शॉल कंधे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नूर मीना बंदूक देखकर हवास बाख्ता सी खड़ी हुई, लेकिन मुजम्मिल ने हाथ उठाकर उसे रोका। कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी आ जाऊंगा, किसी से कुछ मत कहना। बिल्कुल कुछ नहीं, वो कहकर बाहर निकल गया। नूर मीना को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। वो धप से कुर्सी पर बैठी, टांगे होले होले कांप रही थी। उस रात के इस पहर ना जाने वो किसकी कॉल आने पर निकला था। बंदूक लिए, या अल्लाह खैर। उसके आसाब सुस्त पड़े थे। घड़ी में वक्त देखा, रात के 2:30 बजे थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। झंगेरों की आवाजें, सांपों की सरसराहटें लगने लगी थी। ना वो बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर सकती थी, ना बाहर निकलने की हिम्मत थी। मुजम्मिल अगर सामने के दरवाजे से निकला था तो इसका मतलब रात के इस वक्त वो पूरे घर में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसे अपनी टांगों से जान निकलती सी अलग लग रही थी। वो वजूद बर्फ हो रहा था। मुजम्मिल की फिक्र अलग थी। घबराहट में बार बार थूक निकलती। इसी हालत में 50 मिनट गुजर गए। जब बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, चलते हुए कदम और फिर कमरे में मुजम्मिल की आमद। तुम सोई नहीं? वो ठड़क कर वहीं रुका। लाइट ऑन थी, कमरा खुला था। वो कुर्सी पर बैठी थी। उसने सख्त शर्मिंदा सी पेशानी मस ली। वो तो खुले दरवाजे छोड़कर निकल भागा था। वो बेचारी बेफिक्री से कैसे सो सकती थी। उसने पलटकर कमरे का दरवाजा बंद किया और नूर मीना इस दौरान अपने बिस्तर पर आई और चुपचाप बैठकर लेट गई। मुजम्मिल ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा और गहरा सांस लेते लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर आ गया। कुछ कहने सुनने की नौबत ही नहीं आई थी। हालांकि वो बताना चाहता था कि कमरे में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ पर वो चौंका। हाथ आंखों से हटाकर नूर मीना के बिस्तर पर नजर की। वो चुपके चुपके रो रही थी। वो परेशान होकर उठ बैठा, बिस्तर से उतरकर लाइट दोबारा ऑन की और घूमकर उसके सामने आया। सॉरी, मुझे बताकर जाना चाहिए था, रो मत। मुजम्मिल थोड़ा सा झुका। वो घबराकर उठ बैठी, दुपट्टा लपेटा और बिस्तर से उतर गई। तुम चाहती तो दरवाजा बंद करके सो जाती, मैं वापस आकर कहीं भी तो मैं इसलिए जाग रही थी। वो बेसख्ता चीख कर पलटी। जरा देर के लिए आंखें मिली और मुजम्मिल के चेहरे का स्पाट सा तासुर मुस्कुराहट में तब्दील हुआ। नूर मीना जल्दी से रुख फेर गई। उसका अपने शौहर से कहाँ किसी शिकवे शिकायत का रिश्ता था। बिला वजह फौरी रद्दमल दे बैठी थी। महनाज बाजी की कॉल थी। उसका शौहर जबरदस्ती उसके बच्चे छीन कर जा रहा था। मुजम्मिल ने जवाब शुरू करते उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और वो हैरान होकर सोच रही थी इसे दीवा भाभी कम अकल कह रही थी। मेरे जरा से जुमले का मतलब उसने कितनी जल्दी पिक किया था। वो उसके जाने की वजह जानना चाहती थी और मुजम्मिल ने इतना भी नहीं पूछा था तो किस लिए जाग रही थी। वो चुप करके कुर्सी पर बैठ गई। उसका नशेई शौहर अपने छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता था। एक दिन एक बच्चा मालिक की मार पीट से जख्मी हुआ तो महनाज बाजी अपने शौहर का घर छोड़कर यहाँ मैके वापस आ गई। शौहर ने उसे तो तलाक दे दी पर बच्चों के पीछे अब भी पड़ा हुआ है। मैंने जिरगे में फैसला करवाया था कि बच्चे माँ के पास ही रहेंगे। अभी ये लोग किसी शादी से वापस आ रही थी। शायद किसी ने उसके शौहर को बता दिया। वो रात का फायदा उठाते हुए पहुंच गया और बच्चे छीन लिए। तो फिर मिले बच्चे? नूर मीना को तजस्सुस हुआ। अभी वो अपने गांव नहीं पहुंचा था। मैं एक दोस्त तक पहुंचा और उसकी कार भी पीछा किया। शुक्र है। उसने एक गहरी सांस ली। मुजम्मिल ने बगौर उसे देखा। एक सवाल उसके अंदर भी मचल रहा था। पूछना चाहता था कि तुम रो क्यों रही थी, पर हिम्मत नहीं हुई। बिना कुछ कहे अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। नूर मीना भी लाइट ऑफ करके चारपाई की तरफ बढ़ गई। जोहरा ने कॉल करके बताया था कि वो लोग दालबदीन से वापस आ गए हैं। ज़हरा अपनी बातों और मूड से बड़ी खुश लग रही थी। नूर मीना ने वजह पूछी तो खिलखिला पड़ी, पता चल जाएगा जल्द। अरे अरे, ये क्या बात हुई? अब मैं दूर रहती हूँ तो तुम तंग करोगी मुझे। वो खफा होने लगी। अच्छा अच्छा सुनो, वो अपना तैयब है ना, दादी की भांजी का बेटा, वो जो हमें लेने आया था शादी के लिए, वो रिश्ता मांग रहा है मेरा। ज़हरा का लहजा झिझक से पुर निहायत शर्मीला सा था। नूर मीना तो सुनकर ही हैरान हो गई। अम्मी की शादी के बाद जब दादी इन दोनों की शादी की बात करती थी तो सबसे ज्यादा शोर जोहरा मचाती थी। आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, शादी से नफरत है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये इनकलाब कैसा? वो चीखी पड़ी, जिस पर जोहरा फिर से हंसने लगी। वो मुझे पसंद करता है, उसकी माँ भी राजी है रिश्ते के लिए, वो बहुत अच्छा है। आखिर में झिझक भरा इकरार भी किया तो नूर मीना मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर मिलते हैं तुम्हारी शादी पर। अरे नहीं नहीं, तुम तो पहले आओ, वो चिल्लाई और नूर मीना ने हंसे हुए मोबाइल ऑफ कर दिया।
दीपा भाभी उठते बैठते रोजाना सवाल कर रही थीं कि उसकी दादी कब शादी से लौटेंगी, और अब जबकि सुबह ही सुबह जहरा ने अपनी आमद की इत्तला उसे दे दी थी, उसने तब भी दीपा भाभी को नहीं बताया। वजह उसे खुद भी मालूम नहीं थी, पर लाशोर में यहाँ से ना जाने की बात गर्दिश कर रही थी, और वो तो इसी तरह टालती ही रहती कि 10 बजे मुजम्मिल मजदूरों की चाय लेने आया तो थर्मास उठाकर जाते जाते रुका। तुम्हारे घर वाले अगर शादी से आ गए हों और कोयटा जाना हो तो बता देना, बाबा जान छोड़ आएंगे, वो कहकर रवाना हो गया, और वो निहायत अफसोस से उसकी पुश्त देखती रह गई। ना जाने अंदर दुख क्यों फैला, यही बात दीपा भाभी भी रोजाना पूछती थी, और वो गुस्सा तो महसूस करती, पर ऐसा दुख आज पहली बार उसे खुद महसूस हुआ कि वो तो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। इससे बुशरा की छछोरी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, और वो अपना घर बार यूं दूसरों के हवाले हरगिज नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तो मुज़म्मिल ने कह दिया था, उसे सोच विचार भी शाम हो गई, लेकिन बहरहाल वो एक नतीजे पर पहुंची गई। मुज़म्मिल की खुशी अगर बुशरा से शादी करने में है तो वो क्यों इनकी राह में रुकावट बने। अभी सुबह सवेरे ही तो वो बुशरा को बरामदे और किचन का नक्शा दिखा रहा था, और जाहिर है जो मुस्तकबिल में उसके घर की मालकिन बनने वाली थी, नक्शा भी उसी को दिखाना था। नूर मीना ने जाकर बाबा जान से कह दिया कि कल सुबह वो कोयटा जाएंगे। दीपा भाभी को भी खुशखबरी सुनाई। नतीजा हस्बे तवक्को था, वो इससे ज्यादा खुश हुई थी। रात के खाने के बाद उसने अपने कमरे में आकर बैग तैयार किया, एक अलविदाई नज़र अपने कमरे पर डाली। बहुत जल्द ये कमरा शायद उसके सामान से खाली करके बुशरा के सामान से भर दिया जाए। वो सर झटक कर बाहर निकल आई। बाबा जान सोने के लिए आ रहे थे। वो इन्हें खुदाफिज कहकर पुराने घर की तरफ बढ़ी, तभी शर्मीन भाभी सामने आ गई। जा रही हो सुबह? जी। उसने नजरें चुराई। वापस आओगी? मालूम नहीं, दुश्मन तो बड़ी आसानी से जीत जाएगा। नूरमीना, वो उसे चुपती निगाहों से देख रही थी। दुश्मन की नहीं, शायद किसी अपने की जीत हो इसमें, वो कहकर तेजी के साथ करीब से निकल गई। शर्मीन ने उसे जाते देखा और एक आह भरते अपने घर की तरफ बढ़ गई। जंजीरों की आवाज़ों में हल्की हल्की बादलों की गरज शामिल हुई तो नूर मीना ने चौंक कर हाथ आंखों से हटाया। क्या बाकी बादल गरजे थे? उसके तो गीले कपड़े बाहर बाग की तार पर लगे थे। वो फौरन उठ बैठी। बादल कुछ और जोर से गरज रहे थे। ऊपर की रोशनदान से बिजली चमकने की रोशनी भी आ रही थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। यहाँ तो तेज़ तूफानी बारिश अचानक ही बरसने लगती थी। वो बाहर बाग में निकल आई, और कुछ ही देर में मुजम्मिल भी पीछे आ गया। बाग में अकेली मत आया करो, वो भी रात के इस पहर, सांप वाप का खतरा रहता है। वो उसके साथ ही तार से कपड़े उतारने लगा। बादल फिर जोर से गरजा था। अभी कपड़े बहुत थे। दोनों ने घबराकर एक ही कमीज उतारने की कोशिश की, और मुजम्मिल का हाथ नूर मीना के हाथ पर आ गया। मुजम्मिल के हाथ में ये हाथ दूसरी मर्तबा आया था। नूर मीना ने मुट्ठी बंद की और जाने के लिए पलटी, लेकिन मुजम्मिल ने हाथ नहीं छोड़ा। ये खामोश पैगाम बहुत प्यारा था। वो भी रुक गई, लेकिन बिजली की चमक के बाद बादलों की घन गरज इतनी खौफनाक थी कि वो हाथ छुड़वाकर अंदर भागी। कपड़े बाहर बरामदे की बड़ी खाट पर फैलाए और अंदर आ गई। कुछ देर बाद मुजम्मिल भी आ गया। एक मर्तबा फिर कमरे का अंधेरा था, बादलों की आवाज़, बिजली की चमक। सुबह जाना है? मुजम्मिल की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी तो नूर मीना का दिल धड़क गया। अंधेरे में ये हल्की फुल्की बातें मामूल बन रही थीं। जी। वापस आओगी? मुजम्मिल के लहजे में ना जाने ऐसा क्या था, नूर मीना के लिए नतीजा निकालना मुश्किल हो गया। वो इतने खुलकर पूछ रहा था, वो समझ नहीं पाई कि उसे वापस बुलाने के लिए या हमेशा की इजाज़त चाहने के लिए। अभी सोचा नहीं, मैं चाहता हूँ अब सोच ही लो कि क्या करना है, उसने फौरन ही कहा और करवट बदल ली। नूर मीना को लगा मजीद क्या कहना बाकी रह गया। आखिर बुशरा भी तो इससे पूछती होगी कि वो क्या कर रहा है उसे अपनाने के लिए। वो चाहता था मैके जाकर वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच जाए। नूर मीना को लगा अब तो घर वापस जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इस माहौल से निकलकर ही ज़िंदगी का फैसला करना आसान हो सकता था। वो उस रात बड़ी कोशिश करती रही कि सुकून से सो सके, मगर सुकून तो इन चंद जुमलों ने गारत कर दिया था। वो पलकें चिपक चिपक कर खुद को रोने से रोक रही थी। पर गुजरा एक महीना 4 दिन किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। उसका शौहर, जो उसे पहली रात बहुत बुरा लगा था, आज 34 दिन बाद महबूब होने लगा था। वो उसका ठहरना, बोलना, देखना, हंसना सब आंखों से महव करना चाहती थी, पर कुछ भी धुंधलाना होने नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की उंगलियां रखी तो कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि कुछ देर पहले जब मुजम्मिल के हाथ ने थामा तो वो लम्स कितना अलग था, अलग ही नहीं, खुशकुन भी। उसने आंखें बंद करके ख्याल तब्दील करने की कोशिश की। सुबह तो वो यहाँ से जा रही थी, अब ये सब बातें सोचने का क्या मतलब। असमतुल्ला मुजम्मिल का बचपन का दोस्त था। पिछले 2 बरस से वो कोयटा में नौकरी कर रहा था। मुजम्मिल को उसकी घबराई हुई कॉल जिस वक्त मौसूल हुई, मजदूर उस दिन का काम खत्म कर रहे थे। असमतुल्ला की माँ को अपेंडिक्स का दर्द हुआ था।
मुकामी डॉक्टर ने फौरन कोयटा ले जाने को कहा था, वरना अपेंडिक्स फटने का खतरा था। असमतुल्ला के घर पर उसकी माँ, बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। उसने मुजम्मिल से मदद मांगी कि अगर वो कोयटा से माँ को लेने निकला तो वक्त ज़ाया हो सकता, तो क्या वो उसकी माँ को लेकर शहर आ सकता। मुजम्मिल ने सोचने का वक्त भी नहीं लिया और हामी भर ली। मजदूरों को फौरन काम खत्म करके जाने को कहा और एक दोस्त से कार मांगने की बात की और मिनटों में नहाकर बाबा जान को बताते घर से निकल पड़ा। असमतुल्ला की वालदा को घंटे भर के अंदर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां इन्हें एडमिट करके फौरी ऑपरेशन तजवीज़ किया गया। ऑपरेशन कुछ ही घंटों में कामयाबी से तकमील पा गया और अब असमतुल्ला और मुजम्मिल वार्ड के बैरूनी बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। तुम सुनाओ, हमारी भाभी को नहीं बतानी अपनी खैरियत? वो यही है कोयटा पिछले 5 रोज से। मुजम्मिल ने लहजा आम रखा। कहीं भी हो, बीवी से तो बंदा राब्ते में होता है ना, क्या वक्त नहीं मिला था बताने का? मुजम्मिल ने इख्तिसार से काम लिया। असमतुल्ला ने कुछ देर उसे बगौर देखा। तुम तलाक देने वाले हो भाभी को? मुजम्मिल ने अजहद चौंक कर सर उठाया। असमतुल्ला से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। क्या मतलब? दीवा भाभी ने मेरी बीवी से कहा पिछले दिनों के मुजम्मिल और इस शहरी लड़की की शादी नहीं चलने वाली। मुजम्मिल उसको तलाक दे रहा है। ओह! मुजम्मिल ने खुद भी सोचने के लिए वक्त लिया। उसने तो दीवा भाभी को अपने ख्यालात नहीं बताए थे। मालूम नहीं वो किस बुनियाद पर ऐसा कह रही थी। जब शादी बेजोड़ हो तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसे कामयाब कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगले शख्स का मिजाज भी तो मालूम नहीं होता। मिजाज तो साथ रहने से मालूम हो जाता है। अब तो महीना 1.5 हो गया ना मेरे भाई, पर हमारे बीच दूरी है अभी तक। हैं? वो क्यों? असमतुल्ला को पहला शौक लगा। तुम्हें बताया था ना शादी किन हालात में हुई थी। हाँ, वो उसकी माँ का किस्सा। पढ़ी लिखी शहरी लड़की को उसकी दादी ने देहात में धकेल दिया। तो क्या लड़की खुश नहीं है? कुछ पता नहीं, बस पहली रात मैंने पहला जुमला बोला और वो रोने चिल्लाने लगी, दूर भाग गई। मेरा दिमाग भी ऐसा घुमा कि मैं दूसरे कमरे में चला गया। दिल चाह रहा था अभी के अभी उसको वापस घर फेंक आऊं। जुमला कौन सा बोला? असमतुल्ला उसे ध्यान से सुन रहा था, इसलिए कोई बात मिस नहीं की थी। मैंने तो कहा कि वो सोचने लगा, तुम्हारी माँ के बारे में सुना ऐसा कुछ। ओह खुदाया! असमतुल्ला ने माथा पीटा। दुल्हन से ऐसी बातें कौन करता है पहले पहले, वो जो उसके दिल को चोट पहुंचा दे। मैं तो खुद नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था उसकी माँ के मौजू पर कभी कुछ नहीं कहूँगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था जो तुम कह रहे हो कि ऐसा नाजुक मौजू उसे चोट ना पहुंचा दे। हाँ तो फिर? असमतुल्ला उसे घूर कर देख रहा था। यार, वो कमरे में जाने लगा तो दीवा भाभी ने कहा कि सबसे पहले उससे उसकी माँ वाली बात क्लियर कर लेना। शहरी लड़की है, हमारी तरह देहाती मिजाज की नहीं है। वो लोग खुलकर हर बात कर लेते हैं। शाबाशे! असमतुल्ला ने गुस्से से ताली बजाई। अपनी अकल है कि नहीं? देख लिया फिर, कितनी शहरी मिजाज की है। माँ का ताना सुनते ही रो पड़ी ना। तो क्या वो इस बात पर रोई चिल्लाई थी? मुजम्मिल उसे ही बेयकीनी से देखने लगा। हाँ तो क्या तुम्हारी सूरत देखकर रोई थी? मैं तो ऐसे ही समझा कि मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। मेरा देहाती हुलिया उसे कबूल नहीं होगा। पागल हो मुजम्मिल, बिल्कुल पागल। भाभी का कहना मानकर। सिर्फ भाभी का नहीं ना। मुजम्मिल ने नफी में सर हिलाया तो असमतुल्ला भी उसे तवज्जो से सुनने लगा। 5वें दिन हमारे यहाँ कोयटा दावत थी, मेरे ससुराल में। बीवी मेरी तो अंदर थी, मेरे साथ बैठक में उसके कजन्स थे। उन्होंने मेरी बीवी के बारे में बहुत कुछ ऐसा बोला कि मेरा भी दिल बुरा हो गया। ऐसा क्या कहा? बस वो बताते रहे कि किस तरह उनकी माँ अपने शौहर से नफरत करती थी, उसे मरने की बददुआएं देती थी। इद्दत से निकलते ही निकाह कर लिया तो इसका मतलब कि नया शौहर ढूंढा तो इद्दत में था। अब ऐसे औरत की बेटियां कैसी तरबियत वाली होंगी? वो कज़न साथ वाले घर में रहते हैं, बीच में दरवाज़ा भी है। सारे हालात से वाकिफ थे। उनकी दादी शादी की बात करती और ये तब भी चीखती चिल्लाती थीं। नूर मीना ने एक बार दादी से कहा कि ऐसे देहात में ब्याहने से तो अच्छा है कि मुझे कुएं में फेंक दो। लेकिन जब दादी ने बताया कि लड़के का अपना बाग है, अपना घर है, सास नंदे भी नहीं है, तो जैसे तैसे मान गई। लालची हैं दोनों बहनें। असमतुल्ला ने उसे गौर से सुना और मुस्कुरा दिया। लेकिन शरीफ भी बहुत हैं। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। मुजम्मिल ने अबरू समेटे। ऐसा मैं कह रहा हूँ, अहमक इंसान। इतनी सी बात तुमने अब तक नहीं सोची मुजम्मिल? अगर लड़कियां गलत या बदकिरदार होती तो सिर्फ एक लाइन बनती थी तुम्हें गुमराह करने के लिए कि फलां आदमी तुम्हारी बीवी का दोस्त है। लेकिन इनके पास कहने के लिए ऐसा कोई मवाद नहीं था, तो वो उनकी माँ के किस्से सुनाकर तुम्हें बदगुमान करते रहे और कुछ नहीं मिला तो लड़कियों को लालची कह दिया। लेकिन मुजम्मिल का मुंह हैरत से खुला हुआ था। पिछले महीने भर से वो लड़की तुम्हारे घर में रहती है। घर में देवर है, ससुर है। तुम ही बताओ उसका उठना बैठना कैसा है? क्या वो तुम्हारे भाइयों से बेतकल्लुफ़ होती है? बिल्कुल नहीं। इनसे तो कभी बात भी नहीं की। मेरे अलावा सिर्फ बाबा जान है, जिनकी खिदमत भी करती है, इज्जत भी करती है। और कोई शिकायत जो तुम्हें इस दौरान पैदा हुई हो? यानी बदतमीजी, मुंह फट होना, बहस करना, खर्चे करवाना या झूठ? बिल्कुल नहीं। मुजम्मिल नफ़ी में सर हिलाते अब हैरत से खुद भी सोच रहा था
तो फिर तुम किस बुनियाद पर दूर होते चले गए? दीपा भाभी ने कहा। वो इस माहौल से भागना चाहती है, शहर वापस जाएगी। फिर दीपा भाभी, उसने हथेली माथे पर मारी। अपनी अकल समझ भी है कि नहीं? और ये जबान उसका इस्तेमाल करके बीवी से खुद बातचीत करो। वो अगर जाना चाहती है तो अपने मुंह से कहे। मुजम्मिल ने 3 रोज पहले की बात याद आने पर बेसाख्ता कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। तो अब क्या करना है, कुछ सोच रहे हो? असमत ने सवालिया अबरू उठाया। मुजम्मिल ने घड़ी देखी, रात के 12:30 बजे थे। उसने और असमत ने तय किया था कि आधा आधा वक्त कार में आराम करने जाएंगे। सुबह उसकी वालदा को डिस्चार्ज किया जाना था। असमत ने भी गांव साथ जाना था। उसने वहीं बैठे बैठे कुछ तय किया, लेकिन असमत को नहीं बताया। सुबह बताऊंगा, अभी अगर तुम यहाँ ड्यूटी करते हो तो मैं 2 बजे तक आराम कर आता हूँ, फिर अजानों तक तुम सो जाना। चलो ठीक है। वैसे अफसोस की बात है, बंदा अपने ससुराली शहर में हो, बीवी भी यहीं हो, और शौहर बेचारा कार की पिछली सीट पर सो रहा हो। नसीब डेढ़ जालिम शय। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। 5:30 बजे सुबह की अजान की आवाज़ आई। असमत और उसने हॉस्पिटल की मस्जिद में नमाज अदा की। असमत नमाज के बाद अपनी अम्मी को देखने अंदर वार्ड में चला गया और मुजम्मिल कार की तरफ बढ़ा। असमत को उसने अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था। 6 बजे उसने घर का दरवाज़ा बजाया। कौन? मानूस आवाज़ उभरी। मैं हूँ मुजम्मिल, उसने तारुफ दिया, और नूर मीना ने फौरन दरवाज़ा खोला। सुरमई आंखों में ताज्जुब के साथ कुछ डर सा था। आ जाए। उसने रास्ता छोड़ा। मुजम्मिल को झिझक कर अंदर आया। असमत की बातों ने मन हल्का फुल्का किया था, पर नूर मीना का रिएक्शन दिल को कुछ मायूस सा कर गया। वो अपने जोश को एक मर्तबा फिर झाग जैसा बैठते देख रहा था। सब खैरियत है? वो उसे एक कमरे में ले आई जहां और कोई नहीं था। उसे बैठने का इशारा करते भी उसकी आंखों में खौफ देख रही थी। हाँ, सब खैरियत है। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? तुम इतना डर क्यों रही हो? उफ। वो चेहरा हाथों में दिए सामने कुर्सी पर गिर सी गई। मुजम्मिल ने देखा, चेहरे पर रखे उसके हाथ लरज रहे थे। उसने कांपते हाथों से चेहरा साफ किया और एक गहरा सांस लेते चेहरा उठाया। घर में सब ठीक है ना? हाँ, एक दोस्त की वालदा को हस्पताल लाना था। रात आया हूँ, अब इनको लेकर वापस जाना है, सोचा मिलता जाऊं। उनका लहजा संजीदा था। मूड चूंकि पल में खराब हुआ था तो जवाब भी रूखा सा दिया था। आपने बताया नहीं ना आने से पहले, और अचानक इतनी सुबह? मैं परेशान हो गई कि सब खैरियत हो। परेशानी में मेरे आसाब ऐसे ही जवाब दे जाते हैं। वो अपने कांपते हाथों को देख रही थी। यकीनन दिल का भी यही हाल था। मुजम्मिल को अपनी उजलत पर पछतावा हुआ। गुस्सा इसी तरह उसके दिमाग पर चढ़ जाता था। दादी लाठी टेकती हुई अंदर आई तो वो उठ खड़ा हुआ। बिस्मिल्लाह, जीते रहो। उन्होंने मुजम्मिल के सर पर हाथ रखा। मुजम्मिल ने इन्हें भी असमत की वालदा का अहवाल सुनाया। नूरमीना बाहर चली गई थी और 10-12 मिनट में ही नाश्ता लिए वापस आ गई। चाय, पराठा, ऑमलेट सब ताज़ा थे। वो उसकी फुर्ती पर हैरान हुआ। आज ही चले जाओगे? दादी पूछ रही थी। मुजम्मिल ने चाय का कप होंठों से लगाते कुछ सोचा और जुमला तरतीब देते नजरें नूर मीना पर जमा दी। जी, अभी कुछ ही देर में निकलना है, अपनी कार है पास। सोचा 5-6 दिन तो हो चुके, नूर मीना को भी लेता जाऊं, सब याद करते हैं उधर। वो नूर मीना को ही देख रहा था। जाने की बात पर जिसका सर ऊपर उठा और अपनी सुरमई आंखों से जिस हैरत से मुजम्मिल को देख रही थी, इसमें खुशी की लहर वाज़े चमकती महसूस हुई। मुजम्मिल ने अपनी हंसी छुपाने के लिए कप दोबारा होंठों से लगा लिया। हाँ, क्यों नहीं, शादी के बाद कहाँ मैके में दिल लगता है, जब से आई है बुझी बुझी सी है। जहरा कहती है, नूर मीना तू हंसी भी वहीं छोड़ आई है। दादी चाय? नूर मीना ने घबराकर कप दादी की तरफ बढ़ाया और मुजम्मिल ने मुस्कुराकर उसकी घबराहट देखी। मैं तैयारी कर लूं। वो नजरें झुकाए उसे मुतल्ला करते बाहर निकल गई। करीब 8 बजे वो सब पशीन के लिए रवाना हो गए। अरे नूर, बच्चे आई है माशाल्लाह। बाबा जान ने बड़ी खुशी से हाथ उसके सर पर रखा। बहुत अच्छा किया मुजम्मिल। हाँ, लेकिन मजदूरों का काम तो अभी 1 हफ्ता 10 दिन बाकी है। दीवा भाभी ये अचानक सदमा शायद सह नहीं पाई थी, तभी जुबान को रोक नहीं सकी। क्या फ़र्क पड़ता है, घर की बाकी औरतें भी तो यहीं हैं, बल्कि कुछ मेहमान भी। मुजम्मिल ने बिना किसी की तरफ देखे वासे बुशरा पर तंज किया था। नूर मीना ने चंक कर बारी बारी दोनों को देखा, लेकिन कुछ भी समझना मुश्किल था। वो सब दिन के 10 बजे घर पहुंच चुके थे। मजदूरों की तो आज छुट्टी थी। वो भी सामान वगैरह रखकर बाबा जान वाले किचन में आ गई ताकि दोपहर की तैयारी कर सके। मेरी कुछ मदद चाहिए, पुलाव पका लूं? उसने सलाह चाही। मुजम्मिल ने सर हाँ में हिलाया। फिर कुछ ख्याल आया। मुर्ग पुलाव? जी। नूर मीना ने जी पर जोर देते मुस्कुराकर अबरू डरबे की तरफ उठाया कि जाओ ज़िबा करके ले आओ। वो भी मुस्कुराते हुए उठ गया। उस रोज़ भी दोनों ने थाल सामने रखकर मिलकर मुर्गे की सफाई की और हिस्से बनाए। बुशरा जर्दे की प्लेट लिए वहां आई तो मुजम्मिल मुकम्मल नूर मीना की तरफ मुतवज्जो था। उसे तो दीपा बाजी ने भेजा ही इसलिए था कि मुदाखलत से काम बिगाड़ो। मीठे चावल? उसने हंसकर प्लेट दोनों के दरमियान लहराई। नहीं, मैं तो पुलाव ही खाऊंगा।
वो सख्त संजीदा बल्कि नागवार मुंह बनाते वहां से उठ गया। खफा है मुझसे? बुशरा ने हंसकर नूर मीना से सरगोशी की। अंदाज इतला देने वाला था। नूर मीना के खून में उबाल आया। ये लड़की तो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। उसने सर झटक कर पुलाव पर ध्यान दिया। मुजम्मिल ने इतना शौक जाहिर किया था, उसे तो खूब ही मेहनत करनी थी। तुम्हें वापस बुलाने की बात भी वैसे ही मैंने ही कही थी उससे, वो जताकर इत्तला देते वापस पलट गई और नूर मीना इस बात पर कुछ देर के लिए साकित ही रह गई। बुशरा का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। अंधेरे में मध्यम सी आवाज सुनाई दी और मुजम्मिल ने चौंक कर आंखें खोली। वो तो पिछली 4 रातें ये सोचता रहा था कि अंधेरे में अपने अपने बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे से बातें करना कितना खूबसूरत एहसास पैदा करता है। पर आज इतने दिनों बाद नूर मीना ने ये रस्म शुरू की भी तो किसके जिक्र से? बाहर जंगीरों की ससराहटें थीं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा, ऐसे में आवाज के नरम सुर बहुत वाजे थे। सिर्फ आवाज का रब्त जो शायद एक उलझे रिश्ते को धीरे धीरे सुलझाने में लगा था। कब दुखाया उसका दिल? मुजम्मिल का लहजा सख्त और संजीदा था। 2 बार आपने ऐसी बात की जब उसे बुरा महसूस हुआ होगा, और तुम क्या जानती हो उसके बारे में? मुजम्मिल हनूज रूखा सा था। वो क्या करेगा जानकर जो बिना चाहे दरमियान में आ गया हो? नूर मीना का लहजा अफसरदा हुआ। एक सवाल पूछूं? मुजम्मिल ने आगे का सफर किया। नूर मीना ने हल्की सी हूं की। एक शादीशुदा मर्द को अकेले कमरे में बहकाने की कोशिश करना कैसी लड़कियों का काम है? मुजम्मिल ने बिना सोचे खुलकर पूछा, लेकिन जवाबन बस झंगेरों की सीटियां थीं। नूर मीना ऐसी बात की हरगिज तवक्को नहीं कर रही थी। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुमसे चुप की उम्मीद गलत है, बहुत गलत, नाजायज। वो जल्दी से बोली। मुझे दीबा भाभी ने कहा जिससे तुम शादी कर रहे हो वो पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल लड़की है, शहरी जिंदगी की आदी है, देहात उसके लिए कैद है। और फिर तुम आ गई तो ऐसे बयानात कुछ और बढ़ गए। कहने लगी वो नहीं रुकेगी, भागने का सोच रही है, खुद ही पीछा छुड़ा लो। ऐसा ऐसा तो उन्होंने आपके मुतल्लिक कहा। नूर मीना की आवाज कांपती हुई सी हो गई। मुजम्मिल अंधेरे में हंस पड़ा। उसे तो अब हैरत नहीं थी, सारे हिसाब साफ थे। असमतुल्ला ने दीबा भाभी पर अपना शुबा जाहिर किया तो मुजम्मिल के सामने उसी वक्त उन सब की बदनीयती खुलकर सामने आ गई थी। एक बात अलबत्ता जो असमत को बताने की नहीं थी, आज वो नूर मीना को जरूर बताना चाहता था। तुम्हारे जाने के बाद भी बाबा जान इस तरह वापस नहीं आए, क्योंकि वो दिन भर मजदूरों पर नजर रखते थे। उसके लिए वहीं रहना ज़रूरी था, तभी मैं सोने के लिए यहाँ आ जाता। तुम्हारे जाने की अगली रात मैं देर तक वहाँ बाबा के साथ बैठा हिसाब किताब में मसरूफ रहा। 10 बजे इस तरफ आया तो यहाँ तुम्हारी चारपाई पर बुशरा लेटी हुई थी। मैं ठटक कर दरवाजे में रुका। बाजी की तरफ रात को ठंड लगती है, इधर का माहौल तो बड़ा ही गर्म है। सोई रहूं मुजम्मिल? उसने बहुत लाड से बल्कि अदा से पूछा था। मैंने कहा हाँ सोई रहो, मैं वहाँ बाबा के पास अपने बेड पर चला जाता हूँ। मैंने अपनी चारपाई की पांति से चादर उठाई तो वो उठकर बैठ गई। अजीब बेशर्मों वाला अंदाज था। मुझे अकेले छोड़ जाओगे तो डर लगेगा। मुजम्मिल यहीं रहो ना। वो अजीब सी हो रही थी। मैं भाग खड़ा हुआ, लेकिन भाभी कहती कि 2 तरफा है, मतलब पसंदगी। नूर मीना ने झिझक कर बताया। तुम्हें ऐसा लगता है? उसने उल्टा पूछ लिया। मुझे आपकी बात पर यकीन आ रहा है अब, लेकिन वो बुशरा, वो आपके गुस्से को आपकी नाराजगी कह जाती है। कहती है तुम्हें वापस बुलाने की बात भी मैंने मुजम्मिल से की। नूर मीना, मुजम्मिल ने अचानक ही उसे पुकारा तो नूर मीना का दिल नीचे को सिरक गया। मुंह से जी भी निकल गए नहीं पाया। मेरा दिल डर रहा है मीने। सर्दी की लहरें मेरे अंदर खौफ पैदा कर रही हैं। हमें एक दूसरे के मजबूत साथ की बहुत ज़रूरत है। जानती हो क्यों? मुजम्मिल का लहजा अजीब से सराता हुआ सा था। नूर मीना के जिस्म में खौफ की झुर्रियां उठने लगीं। रात का सहर भी इतना हावी नहीं था जितने इस वक्त लफ्जों के झटके थे जो डोलती कश्ती को बार बार लहरों में डुबो रहे थे। हमें कदम कदम पर बहकाया गया है। ये मीठे जहर की बस्ती है। यहाँ हर तरफ मुनाफिक फैले हैं। मुझे बताओ नूर मीना, तुम्हें क्या कुछ कहा? बहुत सारी बातें कहा। आपको पढ़ी लिखी लड़कियों से सख्त चिढ़ है। नूर मीना के दिल में गड़ा था ये जुमला, और निहायत दिल बर्दाश्ता होकर उसने सोचा था अनपढ़ तो किसी भी उम्र में पढ़ लिख सकता है, पर पढ़ा लिखा अपनी तालीम को माइनस कैसे करे? और जानती हो शादी के लिए मेरी शर्त क्या थी? वो बोला तो लहजे में हल्की सी हंसी थी। तुम्हें यकीन ना आए तो बाबा जान से पूछना, वो इस वक्त वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा था मैं खुद तो कम पढ़े लिखा हूँ, मेरी बीवी जरूर तालीमी याफ्ता हो, ताकि मुझे अपने बच्चों की तरबियत की तरफ से बेफिक्री रहे। कम पढ़ा लिखा? नूर मीना की सुई तो इस एक जुमले पर अटक गई। आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं? तुम्हारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, बस 9वीं जमात मुश्किल लगी तो स्कूल छोड़ दिया। 9वीं? वो चीख पड़ी। कम है ना? मुजम्मिल का लहजा शर्मिंदा सा था। बहुत ज्यादा है, बहुत। उसका चीखता लहजा खुशी से पुर था। दीबा भाभी ने बताया था मुजम्मिल चिट्टा अनपढ़ है। कौन? मुजम्मिल ने शरारत से दोहराया तो नूर मीना ने जुबान दांतों में दबाई।
वो बेध्यानी में उसका नाम ले गई थी। उन्होंने तो बहुत झूठ बोले हैं, हर बात में झूठ। हाँ, क्योंकि उनके नज़दीक इस रिश्ते की उम्र बहुत कम थी। वो समझती थी झूठ खुलने से पहले ही रास्ते जुदा कर देंगे। जिस रोज़ एक औरत बछड़े के लिए गारंटी की बात करने आई, दीपा भाभी ने कहा, देख रही हो, ये तो रोज़ का मामूल है। वो तो शर्मीन भाभी ने मुझे हकीकत बताई तो मैं हैरान रह गई, और उन्होंने मुझे साफ साफ ये भी कहा कि बुशरा और उनकी बचपन की मोहब्बत है और वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। और ये ऐसी बात है कि जिस पर फौरन यकीन आ सकता है। लेकिन नूर मीना, मैं पिछले 1.5 माह से तुम्हारे सामने हूँ। क्या मैं ऐसा, मुझे यकीन है आप पर, लेकिन मैं तो खुद। नूर मीना को वो पहला जुमला याद आ गया। मुजम्मिल का दिल उसकी माँ की वजह से साफ नहीं था। यहाँ तो दीपा भाभी या उनकी मुनाफिकत का कोई दखल नहीं था। मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं एक खूबसूरत रिश्ते को एक खूबसूरत ढंग से शुरू नहीं कर पाया था। बाबा जान मुझे समझा रहे थे कि किसी के किए की सज़ा किसी और को नहीं दी जा सकती। वो हरगिज़ अपनी माँ जैसी नहीं होगी। बिला वजह ज़हन मत बनाना कि वो भी वैसी होगी। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसी सोच रखता ही नहीं हूँ। मैं तो कभी हवाला भी ना दूँ ऐसी किसी बात का। तब दीपा भाभी पास बैठी सुन रही थीं। उस वक़्त तो मैं कुछ नहीं बोली। बाद में मुझे अकेले में कहने लगीं कि जितना मैंने नूर मीना को देखा और समझा है, वो बहुत खुले दिमाग की है। वो चाहेगी कि पहली रात ही उसकी माँ के मामले पर क्लियर बात कर ली जाए। अगर तुम इस मौजू को नहीं छेड़ोगे तो वो दिल ही दिल में ज़्यादा बेचैन होगी। सोचेगी शायद उसकी माँ को इतना बुरा समझते हो कि नाम भी लेना नहीं चाहते। और मैं इनकी बातों में ऐसा आया कि अपने ख़यालात से बिल्कुल हटकर सबसे पहले उनकी कही बातें दोहराने लगा। तो यहाँ भी भाभी वो हैरत ज़दा रह गईं। कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारी तरफ के हैं, लेकिन अभी तुम्हें मालूम नहीं। मुज़म्मिल को वो आखिरी बात याद आई तो लब मुस्करा दिए। हमारी तरफ के? वो मुतअज्जिब हुई। वो कैसे, कौन? उसने हैरत से सवाल किया। तो मुज़म्मिल ने उसकी फूफोजात खालिद और सैफ की सभी बातें बता दी। ओह! नूर मीना का लहजा डूब सा गया। तो आप इस वजह से बदगुमान? हाँ, मैं तो शायद इन्हीं उल्टी-सीधी बातों पर गलत गुमान किए ही रखता। लेकिन नूर मीना, ज़िंदगी हमें सिर्फ दुश्मन ही तो नहीं देती। यहाँ कुछ मुखलिस दोस्त भी होते हैं जो बेगर्ज़ होकर हमारा भला सोचते हैं। कुदरत को हमारी जुदाई मंजूर ना थी, तभी असमतुल्लाह को मेरी ज़रूरत पड़ी और मैं उसका भला करते अपने उलझे काम सुधार आया, वो भी बिल्कुल अनजाने में। मुज़म्मिल ने उसे असमत के ख़यालात बताए। उसने जब कहा कि एक लड़की तालीम की खातिर रोज़ाना घर से निकलती है तो उसे ज़माने में कई ख़तरात का सामना होता है। उसे अपना दामन बड़ा ही बचा बचा कर रखना पड़ता है। फिर भी ये दुनिया है, हम कहीं ना कहीं 2-4 छींटे लगवा ही बैठते हैं। पर फ़ख्र करो अपनी बीवी पर कि जिसके दुश्मन उसके ऐन दीवार के पार बैठकर भी उसके दामन का एक छींटा भी तलाश नहीं कर पाए। मेरे लिए ये जुमला काफ़ी मुसम्मिल की बात उसके मुंह में रह गई। नूर मीना के नाजुक हाथ को उसने अपने बाजू पर महसूस किया। वो अंधेरे में उसका हाथ तलाश कर रही थी। मुज़म्मिल ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो नूर मीना ने उसे मजबूती से थाम लिया। मुज़म्मिल ने उसकी पलकों का भीगापन महसूस किया तो एक बात याद आ गई। उस रात तुम रोई क्यों थी जब मैं महनाज बाजी के बच्चे छुड़वाने गया? आपकी फ़िक्र थी, आपको कुछ हो ना जाए, ये डर जान निकाल रहा था। तो कहा क्यों नहीं? कैसे कहती, मुझे लगा रिश्ता ही टूट रहा है। तुम्हें कब शक हुआ दीपा भाभी पर? मुझे तो शायद कभी ना होता, लेकिन जब दीपा भाभी की फूफी फोत हुई और वो दोनों उधर थीं तो शर्मीन, उन्होंने मुझे वार्न किया कि आज अगर वो 3 सालों से खुश और सुखी है तो इसकी वजह ये कि मतीन को शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि दीपा भाभी की मुदाखलत रही तो ये घर कभी नहीं बच सकता। और कमाल है, हम इतने बरस मतीन और शर्मीन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे कि वो मोहब्बत और इत्तफाक से नहीं रहना चाहते। अपनों से जुदा करने वालों को ज़ाहिर है पसंद नहीं किया जाता। जी, हालांकि बाज़ हालात में दूर रहने में कदर होती है और आफियत भी। शर्मीन भाभी से मुझे यही कहकर बदगुमान किया गया कि वो जुदा करने वाली निकली, जबकि मेरे मखदूश हालात में वही सबसे ज़्यादा परेशान थी और चाहती थी कि मेरा और आपका रिश्ता ना टूटे। उन्होंने मुझे जाने से बहुत रोका और मैं उनसे भी सालों तक दीपा भाभी की वजह से बदगुमान रहा। लेकिन हमें भी तो वक्त पर पता चल गया, शर्मीन भाभी और मतीन भाई ने भी शादी के शुरू का इतना वक्त खटन गुजारा होगा और तभी किसी फैसले पर पहुंचे होंगे। मैं भी पहुंच रहा हूँ नूर मीना। कोई आपकी जड़ें काट कर इत्तेफाक को मोहब्बत के दर्स दे, ऐसे रिश्तों से संभल कर रहने में ही समझदारी है। मैं कतई रहमी की बात नहीं करता, रिश्तों का भरम कायम रहना चाहिए, लेकिन बेजा मुदाखलत को शक की नज़र से ही देखना चाहिए। कहीं दूसरे तीसरे दर्जे के रिश्तों को जोड़ दे, आप अपनी इकलौती फैमिली को तोड़ना बैठे। अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। नूर मीना के नरम हाथ का दबाव बढ़ा और मुजम्मिल ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह छोड़ी। कितनी अजियत सही थी उसने अपनी दुल्हन का दिल तोड़कर उससे दूर जाकर। अगर हम अपना पोर्शन बन जाने देते, वो धीरे से मिनमिनाई, महल भी बनवा लूँ ना मिले, इस लकड़ी पत्थर की सुकून भरी जन्नत से कम होगा। आपको मैं बहुत बुरी लगी थी ना पहली रात? बिल्कुल चुड़ैल, वो हंसा।
और अब पूछो ना प्यारी कब लगी। वो उसके माथे की लट उंगली पर बांध रहा था। कब? जब इसी घर में तुम जामनी कपड़ों में खड़ी थी, मुझे पहली बार पता चला मेरी बीवी की आंखें गहरी सुरमई हैं, और वो जिस रंग के कपड़े पहनती है इन्हीं की झलक उसके आंखों में फैल जाती है, और आपकी आंखें बहुत उदास रहती हैं। गुर्बत का एहसास जुबान को गिंग कर रहा था। अब नहीं लगेंगी। नूर मीना के मुंह से क्यों तक नहीं निकल पाया। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ने लगी। आज ही बातें शुरू हुई थी और कितना कुछ कहना था, सुनना था, जानना था, पर ये जान के दुश्मन उन्हें भी तो ऐसे कीमती वक्त से खामोश के खूबसूरत लम्हे चुराने होते हैं। मोहब्बत की अपनी जुबान होती है नूर, और इस दिन वो सारे रंग मेरे अंदर उतर गए। सवाल जवाब सब धरे रह गए। हाँ, मैं आज खुलकर इकरार करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।